हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर लास्ट पार्ट फॉर अवर आईबीसी। तो मेन चैप्टर सारा का सारा खत्म हो चुका है, बट देयर वाज अ न्यू इंसर्शन ऑफ अ चैप्टर। तो एक नया अमेंडमेंट कह सकते हैं, अमेंडमेंट से ज्यादा एक नया चैप्टर ही ऐड हुआ है एंड दिस हैज टू बी कवर्ड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट, राइट। नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड सबको कवर करना है। सो चैप्टर नंबर 3A ऐड हुआ था। नाउ बिफोर जंपिंग इनटू द कंक्लूजन्स एंड प्रोविजंस एंड क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेस, व्हाट व्हाई वी नीडेड दिस काइंड ऑफ अ चैप्टर। बिकॉज ये चैप्टर विदाउट कंटेक्स्ट आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज क्वेश्चंस कोई पूछे नहीं गए। इट इज अ न्यू चैप्टर, तो कोई भी आपको आईसीए के क्वेश्चंस इसके ऊपर नहीं मिलेंगे, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट. This pre-pack is something which is famous for quite some time now outside India. तो इंडिया में भी इसकी जरूरत थी। सो सबसे पहले नॉर्मल जो हमारा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, इसके अंदर ऐसी क्या दिक्कत आती है, क्या इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ नया लाना पड़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो छोटी कंपनीज होती है ना, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में आप मैनेजमेंट को बाहर कर देते हो एंड एंटायर कंट्रोल इज गिवन इन द हैंड्स ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, राइट। पहले इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड देन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, राइट। नाउ छोटी कंपनीज जो होती है दैट इज एमएसएमईज, सो माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनीज जो होती है, इन कंपनीज में अगर आप मैनेजमेंट को बाहर कर दोगे तो कंपनी चलना मुश्किल हो जाती है, बिकॉज इतना कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता है, छोटी मोटी कंपनीज होती है। सो देयर वाज अ नीड फॉर काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म जहां पे हम ओरिजिनल जो प्रमोटर्स हैं, ओरिजिनल जो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है, इसको कंटिन्यूड रखे, लेकिन सीआईआरपी के भी कुछ प्रोविजंस ले। अगर हम पूरा का पूरा इनफॉर्मल प्रोसेस रखते हैं, राइट, पूरा का पूरा इनफॉर्मल मतलब लेट द डेटर एंड द क्रेडिटर एग्री टू सम रिजोल्यूशन, अगर हम पूरा का पूरा उनको अलाउंस दे देते हैं इस चीज का, देन उसका जो आउटकम आता है ना, उसको इंप्लीमेंट करवाने में देयर कम्स वेरियस काइंड ऑफ इश्यूज, एंड उसमें जो स्टेक होल्डर्स की प्रोटेक्शन जो है वो नहीं हो पाती है, राइट। सो वी नीडेड अ हाइब्रिड मैकेनिज्म, ताकि हम सीआईआरपी के फॉर्मल प्रोविजंस भी ले और थोड़ा बहुत इनफॉर्मल नेचर भी रखे, जिसके अंदर डेटर क्रेडिटर खुद ही आपस में बात करके, डेटर अपनी मैनेजमेंट को भी कंटिन्यू करके कुछ एक रिजोल्यूशन प्लान ले आए, बिकॉज उसके अंदर टाइम बचने वाला है एंड दैट सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी मच मोर इफेक्टिव रादर देन थ्रोइंग द मैनेजमेंट आउट एंड गिविंग द एंटायर कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो थोड़ा सा मतलब समझ आया कि हमें हाइब्रिड मैकेनिज्म क्यों चाहिए? आंसर इज यस। नाउ इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट लीगल डेवलपमेंट क्या हुई, अक्टूबर 2020 में इसकी रिपोर्ट आई, जो कमिटी बनी थी जून 2020 में। सो कंपनी लॉ कमिटी के अंदर एक सब कमिटी बनी थी। इट वाज आस्क्ड टू गिव अ रिपोर्ट, सर्टेन रिकमेंडेशंस टू आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर उन्होंने रिपोर्ट दी अक्टूबर में, एंड उसके अंदर भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस आई, एंड दैट मॉडिफिकेशंस करके फाइनली चैप्टर नंबर 3A वाज नोटिफाइड बाय वे ऑफ आईबीसी ऑर्डिनेंस 2021, जो कि 4 अप्रैल से लाया गया है, राइट। तो आपके सिलेबस में क्यों है? क्योंकि आपकी कट ऑफ डेट से पहले है। तो 4 अप्रैल 2021 से वो चीज लाई गई एंड उसके बाद वो एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसके अंदर आपको कंटेक्स्ट क्लियर होने वाला है कि बेसिकली 3 लोग काम करने वाले हैं। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी काम करेगा, नो स्टूडेंट शुड थिंक दैट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हटने वाला है, बट उसका रोल थोड़ा सा पहले पार्ट में ना फैसिलिटेटिव होने वाला है, थोड़ा सा ओवरलुक करेगा वो चीजों को, रादर देन एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा प्लान बनवाने में और प्लान के रिस्पेक्ट में उसका काम करने में, जो हम नॉर्मल सीआईआरपी में पढ़ते हैं। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी रहेगा, कॉर्पोरेट डेटर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट भी करने वाला है एंड वो एक बेस रिजोल्यूशन प्लान भी लेके आने वाला है। एंड तीसरा कौन आता है? हमारे नॉर्मल एनसीएलटी वाले लोग, मतलब द अथॉरिटी दैट इज योर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो वो तीनों तो रहेंगे ही, ओके। तो इसके अंदर कॉर्पोरेट डेटर का रोल भी बढ़ने वाला है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द मेन सेक्शंस, लेट्स कवर सर्टेन डेफिनेशंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बेस रिजोल्यूशन प्लान कौन देगा? कॉर्पोरेट डेटर। सो इट इज अ रिजोल्यूशन प्लान विच इज प्रोवाइडेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 54A। तो 54A में नीचे भी हम पढ़ेंगे, वो एक बेस रिजोल्यूशन प्लान देता है। इंटरिम फाइनेंस, ये एक्चुअल में अमेंडमेंट नहीं था, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट अमेंडमेंट है, तो मैंने पुराने वाले में नहीं डाला था, इसलिए यहां पे डाल दिया है। सो इंटरिम फाइनेंस मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमें जो भी पैसा रेज किया, तो मींस द फाइनेंशियल डेट रेज्ड बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस or by the corporate debtor during pre-package insolvency resolution process as the case may be and such other debt as may be notified। तो नॉर्मल इंसॉल्वेंसी में तो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल काम करता है, तो अगर वो कोई फाइनेंस रेज करता है, लेकिन प्री पैकेज में रोल किसका है? कॉर्पोरेट डेटर का, तो वो कोई रेस करता है। तो राइट नाउ
Pre-package insolvency commencement date is the date of admission of an application for initiating the pre-package insolvency resolution process। एक चीज दिमाग में बिठा लो, इस चीज की एप्लीकेशन, प्री-पैकेज इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन कौन फाइल करता है? क्रेडिटर नहीं फाइल करता है, कॉर्पोरेट डेटर फाइल करता है। प्लीज इस चीज को मार्क करना, अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं। कॉर्पोरेट डेटर फाइल करता है, और जैसे वहां पे एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन होता था एंड कमेंसमेंट होता था प्रोसेस का, सिमिलरली यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन के टाइम वो प्रोसेस हमारा कमेंस मान लिया जाएगा, राइट, अंडर 54C4A। ये सेक्शन सभी आपको समझ आएंगे नीचे। एंड ऑब्वियसली एडमिट कौन कर रहा है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। मैंने क्या बताया था? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इस प्रोसेस में भी रहेगा, रोल अलग आने वाला है। Resolution professional for the purpose of this part means an insolvency professional appointed to conduct the corporate insolvency resolution process और pre-package insolvency resolution process। तो ये एक आपका अमेंडमेंट था, ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ, तो प्री पैकेज में भी वो आएगा, एज द केस में भी, एंड इट इंक्लूड्स अ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ओके, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। तो इस कॉस्ट में क्या क्या आने वाला है? अमाउंट ऑफ एनी इंटरिम फाइनेंस एंड कॉस्ट इनकर्ड इन रेजिंग सच फाइनेंस। तो हो सकता है कोई प्रोसेसिंग चार्जेस लग जाए, या हो सकता है कोई आपकी फीस वीज लग जाए, तो वो अभी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। प्लस जो आप पूरा फाइनेंस रेस कर रहे हो, आप इसी पर्पस के लिए कर रहे हो, तो वो आपका कॉस्ट में आ जाएगा, पूरा इंटरिम फाइनेंस। नेक्स्ट, fees payable to any person acting as a resolution professional and any expenses incurred by him for conducting the pre-package IRP during this entire process, pre-package process, subject to subsection 6 of 54F। तो इस 54F के सबसेक्शन 6 में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कुछ कंट्रोल्स लगा सकती है। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स प्री पैकेज में भी बनने वाली है, ठीक है, सब कुछ सेम रहने वाला है, मेन प्रोविजन सारे CIRP के हैं, बस इसमें बेस रिजोल्यूशन प्लानिंग आने वाला है, राइट। तो ये COC कंट्रोल लगा सकती है, तो इसमें कुछ ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इन रनिंग द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज अ गोइंग कंसर्न pursuant to an order under section 54J subsection 2। ये 54J subsection 2 क्या होता है? सिंपल बता रहा हूं, आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर आपने तो बताया था कि कॉर्पोरेट डेटर का जो बिजनेस है वो तो कॉर्पोरेट डेटर ही रन कर रहा है, तो आप ये कैसे लिख दिया? एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इन रनिंग द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। क्या ये चीज गलत है? आंसर इज नो। मैंने बताया था कि स्टार्ट तो ऐसे ही होएगा कि कॉर्पोरेट डेटर ही अपना बिजनेस संभालेगा, लेकिन अगर कुछ ग्रॉस मिसमैनेजमेंट वगैरह कर दी या कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसके वजह से COC बोल सकती है कि ना, हमें तो विश्वास नहीं है इस कंपनी में, इस कंपनी के मैनेजमेंट में, काइंडली नॉर्मल CIRP में जैसे होता है इसका सारा का सारा मैनेजमेंट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में दो। ये 54J सबसेक्शन 2 में आता है ऑर्डर, तो ये नीचे समझ आएगा आपको अभी। एनी कॉस्ट इनकर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट द प्री पैकेज IRP, ठीक है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई खर्चा हो जाता है, या फिर एनी अदर कॉस्ट एज में बी स्पेसिफाइड। तो एज सच बाय हार्ट लर्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड, बट हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में पूछ ले, आई डोंट नो, ये इतना नया चैप्टर है, किस तरीके से सवाल है, वी नेवर नो, सो वी शुड बी रेडी। नाउ दिस प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड क्या होता है? जैसा CIRP में होता है, द पीरियड कमेंसिंग मतलब बिगिनिंग फ्रॉम द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ये कमेंसमेंट डेट क्या है हमारी? जिस दिन हमारा एप्लीकेशन एडमिट हुआ है, एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑन विच एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 54L अगर अप्रूव हो जाता है, या सबसेक्शन 1 ऑफ 54N और सबसेक्शन 2 ऑफ 54O एज द केस में भी इज पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब आपको समझ में नहीं आएगा अभी, अगर मैं आपको बता भी दूंगा कि 54O, N और L के क्या क्या ऑर्डर्स आने वाले हैं, किसी में अप्रूव हो रहा है, किसी में टर्मिनेशन हो रहा है, जो भी हो रहा हो, आपको दिमाग में अभी बस ये रखना है कि हमारा ये प्रोसेस खत्म होने वाला है। नाउ आई एम गिविंग यू वन स्मॉल होमवर्क, ठीक है, क्लास इंटरेक्टिव चाहिए मेरे को। ये तीनों सेक्शंस मैं जब पढ़ा दूंगा, अभी बताऊंगा तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, जब पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, एंड में आपको यहाँ पे तीनों की नोटिंग करनी है कि 54O2 में क्या था, 54N1 में क्या था, 54L सबसेक्शन 1 में क्या था। कोई भी डाउट आता है तो आई एम देयर, लेकिन आपको नोटिंग करनी है, बिना नोटिंग करे आपको समझ में नहीं आएगा रिवाइज करते वक्त, और मैं अभी बता दूंगा तब भी समझ में नहीं आएगा, राइट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस नाउ। ये वाला प्रोसेस किन के लिए लगता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इंट्रोडक्शन में MSME के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो हमने रेफरेंस में पढ़ लिया है। ICA ने एज सच दिया नहीं है तो पूछेंगे नहीं, MSME आपको सीधा दिया जाएगा, मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है, लेकिन हमने रिस्क नहीं लिया। Okay, so chapter number 3A, pre-package insolvency resolution process. Corporate debtors who are eligible for pre-packaged IRP. Eligibility for such application is in respect of corporate debtor classified as micro, small or medium enterprise under section number 7 of MSME Act 2006। तो इंट्रो में इसका रेफरेंस भी पढ़ लिया है, और वैसे भी आपके लिए जितना रेलिवेंट है मटेरियल के हिसाब से वो यही है कि
एमई के एक्ट के हिसाब से वो माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कंपनी रहनी चाहिए, एंटरप्राइज रहनी चाहिए। सबसेक्शन 2, विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 1, मतलब हम एमएसएमई वाली कंडीशन को मिटा नहीं रहे हैं, एमएसएमई तो होना ही चाहिए, लेकिन इन कंडीशंस को भी आप कंप्लाई करो। फॉलोइंग कंडीशन शुड ऑल्सो बी कंप्लाइड। तो देखते क्या कंडीशंस है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर हु कमिट्स अ डिफॉल्ट 10 lakhs, मैंने लिखा है अभी बताता हूं, एज रेफर टू इन सेक्शन 4 सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। तो क्या कंडीशंस हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको सबसेक्शन ये जो सेक्शन 4 है वो बता देता हूं। हमने ऑलरेडी फर्स्ट वाले में सेक्शन 4 में यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था, स्टिल आई एम टेकिंग यू अगेन देयर। ये रहा सेक्शन नंबर 4 जो 1 करोड़ का नॉर्मल और प्री पैकेज वाले में मैंने आपको 10 lakhs मार्क करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे 10 lakhs रेफर्ड है, वहां पे भी मैंने 10 lakh रेफर कर दिया ताकि दोबारा देखना ना पड़े। अपार्ट फ्रॉम दैट उसी के रेफरेंस में आपको 11A भी मैं आपको बता चुका हूं, और 11 में भी कुछ अमेंडमेंट्स आई थी। ठीक है, 11 में भी कुछ ये चेंजेस आए थे, प्री पैकेज जिसका ऑलरेडी चल रहा हो, अंडर गोइंग है, या फिर ये वाला BA जिसका 12 months पहले हुआ है, या फिर 11A कि अगर दोनों एप्लीकेशन साथ में आ जाती है, प्री पैकेज वाली या फिर CIRP वाली, तो उसको कैसे डील करना है। सो आफ्टर दैट चैप्टर आप इन वाले प्रोविजंस को दोबारा रिवाइज करोगे। उस टाइम तो क्लियर हो ही गए होंगे, आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई डाउट रहेगा, लेकिन स्टिल फॉर अ सेक ऑफ रिवाइजिंग आप इसको दोबारा देखना। राइट, सो लेट्स प्रोसीड हेड। क्या क्या है उसके प्रोविजंस। इट हैज नॉट अंडरगॉन प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस और कंप्लीटेड CIRP एज द केस में बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 years प्रीसीडिंग द इनिशिएशन डेट। तो जब ये प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है, जब भी उसका प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है, उससे 3 साल पहले ना ही प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर ना ही आपका नॉर्मल CIRP। राइट, नॉर्मल CIRP जो अभी तक पढ़ा, ये चैप्टर 3 है प्री पैकेज वाला। आई होप दिस इज क्लियर। इट इज नॉट अंडरगोइंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अरे भाई, आपका तो अभी करंटली CIRP चल रहा है, आपका तो करंटली CIRP चल रहा है, तो आप कहां से यहां पे आ रहे हो, दोनों चैप्टर थोड़ी ना चलाओगे। अब आपका मैनेजमेंट जा चुका है, वहां पे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को काम करने दो। राइट, तो CIRP चल रहा है तो प्री पैकेज में मत आना। नो ऑर्डर रिक्वायरिंग इट टू बी लिक्विडेटेड अंडर सेक्शन 33। आपकी इंसॉल्वेंसी ट्रीट नहीं हो पाई है, आपका लिक्विडेशन ऑर्डर आ चुका है सेक्शन नंबर 33 में, याद है ना सेक्शन 33। तो उसके बाद अब 33 में जब बात आगे बढ़ चुकी है, इंसॉल्वेंसी नहीं ट्रीट हो पाई, तो उसके बाद दोबारा पीछे क्यों आओगे आप प्री पैक इंसॉल्वेंसी के लिए। इंसॉल्वेंसी का तो दूसरा पार्ट है ना, एक दूसरा मोड, एक दूसरा चेहरा है, दूसरा फॉर्म है। तो भैया बात आगे बढ़ चुकी है, अब लिक्विडेशन में दोबारा पीछे मत आओ। नेक्स्ट, इट इज एलिजिबल टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 29A। वो कॉर्पोरेट डेटर खुद एलिजिबल होना चाहिए 29A में, क्योंकि वही बेस रेजोल्यूशन प्लान देने वाला है। तो वो 29A में जो हमने रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का पढ़ा था ना समरी से पहले लास्ट पार्ट में, वो सारा इसको कंप्लाई करवाना है अपने आप से। राइट, तो ही हो पाएगा। ओके, लास्ट कंडीशन, द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर नॉट बीइंग इट्स रिलेटेड पार्टीज, मतलब अनरिलेटेड लोग जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, उन्होंने क्या करना है, ये सारे ना आप कह सकते हो प्री इनिशिएशन फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करवानी है हमें। ठीक है, तो ये वन ऑफ द फॉर्मेलिटीज है कि जो अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, रिप्रेजेंटिंग सच नंबर एंड सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड, दे शुड हैव प्रपोज्ड the name of the insolvency professional to be appointed as resolution professional for conducting these pre-packaged IRP of the corporate debtor। तो ध्यान से इस वाले में उन्होंने बोला है कोई स्पेसिफिक, अभी ये जो स्पेसिफाइड है ना, इसकी रेगुलेशन से अलग, रेगुलेशन आपके कोर्स में नहीं है। राइट, तो ऐसे नंबर और ऐसे मैनर ने किसी का नाम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए प्रपोज करा होना चाहिए, और उस प्रपोज जिसको किया है, उस प्रपोज, वो जो नाम प्रपोज हुआ है, उसका यहां पे होएगा अप्रूवल, और वो अप्रूवल के लिए एज इट इज हम हर जगह जो परसेंटेज लेके चलते हैं 66%। सो रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 66% ऑफ द फाइनेंशियल डेट ड्यू टू सच क्रेडिटर्स। ऊपर वाला कॉमन पढ़ना, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नॉट बीइंग रिलेटेड पार्टीज रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 66% इन वैल्यू ड्यू टू सच क्रेडिटर्स हैव अप्रूव्ड सच प्रपोजल। कौन सा प्रपोजल सर, ये वाला, इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड। तो क्लियर है, अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने नाम प्रपोज किया, स्पेसिफाइड मैनर एंड स्पेसिफाइड नंबर ने उस प्रपोज नाम को अप्रूव करा गया मिनिमम 66% वैल्यू वालों ने। राइट, नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर डज नॉट हैव फाइनेंशियल क्रेडिटर नॉट बीइंग रिलेटेड पार्टीज।
तो हमारे पास तो कोई ऐसे अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर ही नहीं है, तो ठीक है, फिर ये जो प्रपोजल है, ये जो अप्रूवल है, जो ऊपर हमने अभी बोला है क्लॉज नंबर ई में, उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा बाय सच पर्संस एज मे बी स्पेसिफाइड। तो हम रेगुलेशंस में बता देंगे, एज स्पेसिफाइड आपको लिख के आना है पेपर में। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज द केस में भी, हो सकता है उसका फॉर्म कोई एलएलपी फॉर्म में हो, हमें क्या पता, तो वो जो भी पार्टनर्स है या जो भी डायरेक्टर्स है उनकी तरफ से हमें एक डिक्लेरेशन चाहिए इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड स्टेटिंग इंटर आलिया। इंटर आलिया मतलब among other things, among other things। तो among other things उनकी तरफ से डिक्लेरेशन चाहिए क्या, द कॉर्पोरेट डेटर shall file an application for initiating pre-packaged IRP within time period, a definite time period not exceeding 90 days। तो मैंने क्या बताया था आपको, इसके लिए जो एप्लीकेशन फाइल करता है वो कोई क्रेडिटर नहीं करता है, ठीक है, इसके अंदर वो खुद कॉर्पोरेट डेटर करता है। तो उसका डिक्लेरेशन दो भैया, एक डेफिनेट टाइम पीरियड दो हमें कि जो कि 90 डेज से ज्यादा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि टोटल टाइम पीरियड ही नीचे पड़ोगे 120 दिन होता है, राइट, क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी करवाना है ये सारा काम। तो मैक्स टू मैक्स 90 डेज, और आप उसमें आप एक डेफिनेट टाइम पीरियड दो कि हाँ हमारी तरफ से एक बेस जो एप्लीकेशन है फॉर इनिशिएशन, इस एप्लीकेशन को अप्रूव कौन करेगा, इस एप्लीकेशन को अप्रूव कौन करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, राइट। तो वो आप एक एप्लीकेशन फाइल कर दोगे, इसका डिक्लेरेशन दो। सेकंड, आप बताओ ये डिक्लेयर करके दैट दिस प्री पैकेज्ड आईआरपी इज नॉट बीइंग इनिशिएटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, हम किसी को कोई डिफ्रॉड नहीं करने वाले, प्लस द नेम ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज्ड एंड अप्रूव्ड टू बी अपॉइंटेड एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अंडर क्लॉज ई, ये वाला क्लॉज ई, ठीक है, जो प्रपोज एंड अप्रूव हुआ है उसका नाम भी दो हमें उस डिक्लेरेशन में। ओके, तो आपने क्या क्या किया, फाइनेंशियल क्रेडिटर वालों से बात कर ली, उनसे नेम अप्रूवल ले लिया, प्रपोजल एंड अप्रूवल, आपने डायरेक्टर्स एंड पार्टनर से डिक्लेरेशन ले ली, अब मेंबर से भी तो कुछ लो, जो ओनर है असली में। तो देखो, द मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैव पास्ड अ स्पेशल रिजोल्यूशन, लेकिन अगर पार्टनर रहेंगे तो उनका 3/4 टोटल नंबर ऑफ पार्टनर से हमें अप्रूवल चाहिए। दे शुड हैव पास्ड अ रिजोल्यूशन, किस चीज के लिए, इस पूरे प्री पैकेज्ड आईआरपी को अप्रूव करने के लिए। अप्रूविंग द फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द प्री पैकेज्ड आईआरपी, ये सारी चीजें हमें चाहिए, ये सारी चीजें हमें चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन 3/4 या फिर 3/4 पार्टनर्स प्लस फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की तरफ से नाम प्लस डिक्लेरेशंस फ्रॉम द डायरेक्टर्स पार्टनर्स। अच्छा, ये सारा होने के बाद सबसेक्शन 3 में आपको क्रेडिटर से फाइनल अप्रूवल चाहिए। ऊपर तो आपने नाम अप्रूव करवाया भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का, अभी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के एप्लीकेशन के बारे में कोई अप्रूवल नहीं लिया है। तो देखो, द कॉर्पोरेट डेटर शैल ऑब्टेन एन अप्रूवल फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नॉट बीइंग इट्स रिलेटेड पार्टीज रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 66% इन वैल्यू। ये तो हर जगह ही आता है, नॉट लेस देन 66% ऑफ वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल डेट ड्यू टू सच क्रेडिटर्स, किस चीज के लिए, for filing of an application for initiating the pre-packaged IRP in such form as may be prescribed. I am repeating again, in clause number E in subsection 2, in clause number E in subsection 2, the यहां पे जो रेफरेंस आया है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का, नॉट बीइंग रिलेटेड पार्टीज का, इनका प्री पैकेज्ड आईआरपी की एप्लीकेशन के लिए कोई भी अप्रूवल नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का प्रपोजल एंड अप्रूवल हुआ है, लेकिन एक्चुअल में एप्लीकेशन का अप्रूवल हो रहा है सबसेक्शन 3 में। तो आपने सारे जितने भी थे मेंबर्स, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स एज द केस में भी, प्लस इनके क्रेडिटर्स, सबसे अप्रूवल्स एंड डिक्लेरेशंस ले लिए, राइट। दिस इज एंटायर प्रोसेस जो हमारा चल रहा है प्री इनिशिएशन। अभी तो एप्लीकेशन फाइल हुई भी नहीं है, अभी तो एप्लीकेशन फाइल हुई भी नहीं है, ये एप्लीकेशन फाइल करने से पहले हो रहा है सारा, राइट। ओके, अब डाउट आता है, सर अगेन अगर इनके पास ऐसे क्रेडिटर ही नहीं है, सच क्रेडिटर मतलब जो रिलेटेड पार्टीज ना हो, तो प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर does not have any financial creditor not being its related parties, the approval under this subsection shall be provided by such persons as may be specified। तो ठीक है, जो हम स्पेसिफाई करेंगे रेगुलेशंस में उसके हिसाब से आपको चलना है। अच्छा, प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन टू फाइनेंशियल क्रेडिटर्स प्रायर टू देयर अप्रूवल अंडर सबसेक्शन 3। तो भैया सबसेक्शन 3 में आप प्री पैकेज्ड आईआरपी की एप्लीकेशन का अप्रूवल लेने वाले हो, उससे पहले उन सारे के सारे क्रेडिटर्स को ये 4 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ABCD प्रोवाइड करना है। तो देखते क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं हमसे। द डिक्लेरेशन रेफर्ड टू इन क्लॉज नंबर F ऑफ सबसेक्शन 2, देखो कौन सी डिक्लेरेशन है, ये वाली जो डायरेक्टर्स और पार्टनर्स वाली है। तो आप लिख सकते हो डायरेक्टर्स और पार्टनर्स वाली जो डिक्लेरेशन है, जिसके उन्होंने 3 चीजें बोली थी, 1, 2 और 3, राइट। ये सारी डिक्लेरेशन देनी है। बी, स्पेशल रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन रेफर टू इन क्लॉज G, जो 3/4 या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन है, वो भी हमें दो कि हाँ उन्होंने भी अप्रूव कर दिया है।
C, a base resolution plan which conforms to the requirements referred to in section 54K, ये नीचे आएगा उसी के रिस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट्स में, and such other conditions as may be specified। तो भैया जो कॉर्पोरेट डेटर, मैंने क्या बताया था आपको, बेस रिजोल्यूशन प्लान कौन बनाता है? कॉर्पोरेट डेटर बनाता है, वो खुद ही बनाता है। तो वो जो खुद प्लान बनाने की सोच रहा है वो पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर को दो तो सही, उसके बाद ही तो वो अप्रूव करेंगे। अगर उनको नहीं पसंद आएगा ना तो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का एप्लीकेशन जाएगा ही नहीं। फिर बात करेंगे सीआईआरपी की, ये वाला चैप्टर कट जाएगा, ये वाला चैप्टर नहीं लगेगा, राइट। तो उनको वो बोलेंगे भैया हम अप्रूव तो कर देंगे, हम एप्लीकेशन के लिए अप्रूव तो कर देंगे 66%, लेकिन बताओ तो सही अगर वो एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है तो आपका बेस रिजोल्यूशन प्लान क्या बनाया आपने, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है। तो जैसा रिजोल्यूशन प्लान बनता है वैसा ही बेस रिजोल्यूशन प्लान तो दिखाओ। ओके, प्लस सच अदर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये सारा का सारा प्री इनिशिएशन था, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, ड्यूटीज ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्री पैकेज आईआरपी। अभी भी प्री पैकेज आईआरपी स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले की ड्यूटीज डिस्कस कर रहे हैं। ड्यूटीज ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हु इज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ध्यान से वर्ड्स प्रपोज्ड, क्योंकि अभी भी ऑर्डर और एप्लीकेशन तो गई नहीं है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, फिर उसको ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर में अपॉइंट किया जाएगा। तो देखो, फॉलोइंग ड्यूटीज कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल अंडर क्लॉज ई सबसेक्शन 2 ऑफ 54A। आ जाओ 54A सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर ई। यहां से जब भी उसका प्रपोजल एंड अप्रूवल होता है उस पॉइंट से उसके क्या क्या काम है देख लो। नेमली मैंने ब्रैकेट में भी डाल दिया अप्रूवल बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर आपके रेफरेंस के लिए। तो उसके क्या क्या काम है जरा देखो। ही शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड कंफर्मिंग वेदर द कॉर्पोरेट डेटर मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 54A। जो हमने सारी रिक्वायरमेंट्स बोली कि उसका करंटली सीआईआरपी नहीं होना चाहिए, लास्ट 3 साल में नहीं होना चाहिए, एमएसएमई है, ये सारी रिपोर्ट बनाओ। एंड आप ये भी रिपोर्ट में दो whether the base resolution plan conforms to the requirements of 54A subsection 4C or not, जिसके अंदर एक्चुअल में किसको रेफर किया है 54K and other conditions को, ये वाला 54K and other conditions को, राइट। ओके, आगे चलते हैं। फाइल सच रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द बोर्ड एज मे बी स्पेसिफाइड। तो ठीक है, कुछ स्पेसिफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स जो आईबीबीआई के साथ फाइलिंग होनी है, एंड अदर ड्यूटीज एज मे बी स्पेसिफाइड। तो ये 3 चीजें कौन कर रहा है? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलूं? नो, हम बोलेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट अभी नहीं हुआ है, अभी एप्लीकेशन भी नहीं गई है। एप्लीकेशन जाएगी, उसके बाद ऑर्डर आएगा, राइट। तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही वर्ड यूज करना है अभी। और इसका ये काम कब से स्टार्ट हो रहा है? जिस टाइम से फाइनेंशियल क्रेडिटर ने उनका नाम, किसी एक का नाम अप्रूव किया है, पहले प्रपोज किया फिर अप्रूव किया बाय 66%, ठीक है, जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया 54A में, ठीक है। तो थोड़ा सा रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि ये नया चैप्टर है, तो जरा ध्यान से। द ड्यूटीज ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अंडर सबसेक्शन 1 shall cease if the corporate debtor fails to file an application for initiating the pre-packaged IRP within the time period as stated in the declaration in 54A to F। अब भैया उन्होंने बोला था, उन्होंने डिक्लेरेशन में F में डायरेक्टर्स वगैरह ने, पार्टनर्स वगैरह ने एज द केस में भी एक डिक्लेरेशन दी थी कि मैक्स टू मैक्स 90 डेज के टाइम पीरियड के अंदर अंदर एक डेफिनेट टाइम हम बता रहे हैं जिसके अंदर वी आर गोइंग टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब कल को एप्लीकेशन फाइल करी नहीं इन्होंने, इनका मन ही नहीं था इसके अंदर जाने का, बाद में बदल गया मन, तो ठीक है भाई, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बोलेंगे टाटा बाय बाय हो जा भाई, सीज हो जा, तेरी ड्यूटीज खत्म। उन्होंने एप्लीकेशन ही फाइल करी, कहानी खत्म। ओके, या फिर द एप्लीकेशन तो फाइल हुई, वो एडमिट हो गई या फिर रिजेक्ट हो गई बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एज द केस में भी। सर एडमिट में भी खत्म हो जाएगी? यस, क्योंकि वहां पे अब वर्ड आएगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वहां पे बात होगी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की, उसकी ड्यूटीज नीचे अलग दे रखी है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वर्ड कट जाएगा, या तो एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई या तो एप्लीकेशन फाइल होने के बाद एडमिट या रिजेक्ट हो गई, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। फीस वगैरह जो भी उसको पेएबल है, द फीस पेएबल टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन रिलेशन टू द ड्यूटीज परफॉर्म्ड अंडर सबसेक्शन 1 shall be determined and borne in such manner as may be specified, and such fees shall form the part of pre-packaged IRP if the application is admitted। तो ठीक है, जो भी उसकी एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी उसके रिस्पेक्ट में जो उसका खर्चा है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, उसके अंदर इस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का भी फीस जो है वो इंक्लूड कर लेंगे। नॉट अ वेरी बिग थिंग। ओके, अब आती है मेन बात,
अब आती है सर मेन बात कि आपने बोला था ना ऊपर मैक्स टू मैक्स 90 डेज के अंदर अंदर एक डेफिनेट टाइम पीरियड देना है डिक्लेरेशन में कि इनिशिएट करो एप्लीकेशन। कौन इनिशिएट कर रहा है? कॉर्पोरेट डेटर। तो देखो एप्लीकेशन 54C, एप्लीकेशन टू इनिशिएट प्री पैकेज IRP, सबसेक्शन 1, 54C सबसेक्शन 1, where a corporate debtor meets the requirements of section 54A, MSME, minimum 10 lakhs default, not undergoing CIRP, लास्ट 3 साल में भी नहीं हुआ है, सारा का सारा यहां डालना है। अगर वो कंप्लाई कर रहा है रिक्वायरमेंट्स तो उस केस में आगे बढ़ा जा सकता है दैट अ कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इंक्लूड्स अ कॉर्पोरेट डेटर। इसकी डेफिनेशन में ऑलरेडी करवा चुका हूं तो उसको आप रिव्यू कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट में हमने कर लिया है, राइट। तो अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मे फाइल एन एप्लीकेशन विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, किस चीज के लिए? फॉर इनिशिएटिंग द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो उसका प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। एप्लीकेशन का फॉर्म, मैनर, फीस एंड पर्टिकुलर सारा का सारा एज प्रिस्क्राइब। उसके साथ साथ कुछ एनक्लोजर्स लगाने हैं। सो द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट शैल अलोंग विद द एप्लीकेशन फर्निश फॉलोइंग एनक्लोजर्स। क्या क्या उस वाले एप्लीकेशन के साथ नीचे क्या क्या लगा के देगा? तो देखो ऊपर डिक्लेरेशन मांगी थी, वो डिक्लेरेशन लगा के दो पार्टनर्स या डायरेक्टर की, फिर स्पेशल रिजोल्यूशन अगर कंपनी के केस में मेंबर्स है या फिर LLP वगैरह के केस में पार्टनर्स है तो रिजोल्यूशन एज द केस में भी, एंड अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर इनिशिएटिंग प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस सबसेक्शन 3 में 66% का, राइट, ऑफ 54A। तो सबसेक्शन 3 54A वो सारी चीजें हमें लगा के दो ताकि हम ये चेक कर पाए कि क्या आपका 54A कंप्लाई हुआ या नहीं हुआ। ओके, name and written consent in such form as may be specified of the insolvency professional who is proposed to be appointed as the resolution professional as approved under clause number E of subsection 2 of section 54A। ये वही वाला क्लॉज है ऊपर जो पढ़ा था जिसके अंदर नाम अप्रूव हुआ, प्रपोज हुआ, फिर अप्रूव हुआ 66%। तो भैया उससे तो पूछ लो कि रिटर्न कंसेंट है उसकी या नहीं, तो वो भी दो, हमें उसका नाम दो, साथ साथ रिटर्न कंसेंट दो, ठीक है। प्लस उसने जो रिपोर्ट बनाई है ना 54B1A में, 54B1A में आ जाओ, एक एक चीज साथ में पढ़ेंगे। 54B1A में उसकी जो रिपोर्ट है जिसके अंदर ये सारी चीजें दे रखी है वो भी हमें दो, ओके। प्लस एक डिक्लेरेशन दो रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर दैट मे बी विद इन द स्कोप ऑफ प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर चैप्टर नंबर 3। तो लास्ट वाले चैप्टर में चैप्टर वाइज बाइफर्केशन आपको जरूरी नहीं है, ये अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस जो हमने पढ़ी जिसके अंदर आपकी एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शंस वगैरह पढ़ा हमने, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो सारी ट्रांजैक्शंस अगर कोई हुई है या कोई आपकी फ्रॉडुलेंट या रॉन्गफुल ट्रेडिंग हुई है चैप्टर नंबर 6 में, तो ये सारी चीजें हमें जरा डिटेल में दे दो, राइट। चैप्टर 6 एज सच आपके कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट, information relating to the books of accounts of the corporate debtor and such other documents relating to such period as may be specified। तो भैया आपके सारे के सारे फाइनेंशियल्स भी तो चाहिए ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, फाइनेंशियल्स चाहिए, वो सारा जरा दे दो हमें। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ये एप्लीकेशन किसने फाइल करी? कॉर्पोरेट डेटर ने। क्या क्या लगा के दिया? ABCD। ये आई है किसके पास? NCLT के पास, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 14 डेज, सेम टाइम पीरियड एज इन सेक्शन नंबर 7, 9 एंड 10। तो विद इन 14 डेज इट शैल पास एन ऑर्डर ऑन विद इन 14 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। अगर उसकी एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट है तो उस दिन एप्लीकेशन एडमिट कर देंगे, उस दिन एप्लीकेशन को एडमिट कर देंगे। प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का कमेंसमेंट शुरू हो जाएगा, मतलब कमेंसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, इस दिन से हम कमेंस मान लेंगे। एंड रिजेक्ट कर देंगे अगर इनकम्प्लीट है, लेकिन जैसे हमने 7, 9, 10 में पढ़ा, प्रोवाइडेड दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन एक नोटिस भेजेगा एप्लीकेंट को और बोलेगा भाई रेक्टिफाई कर ले डिफेक्ट, रेक्टिफाई कर ले डिफेक्ट, वरना रिजेक्ट हो जाएगी। 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। ये एग्जैक्टली हमने जैसे सेक्शन 7, 9 और 10 में पढ़ा। अगर एडमिट हो जाती है तो उस दिन से हमारा कमेंसमेंट मान लिया जाएगा प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, राइट। अब आती है बात सेक्शन 54D, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। क्या बताई थी मैंने टाइम लिमिट? 120 दिन। तो देख लो यहाँ पे भी एक रेफरेंस के लिए दे दिया, रिवीजन के टाइम काम आएगा। तो देखो कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस विद इन सबसेक्शन 1 ने बताया 120 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, तो इसलिए यहां से लिंक हो गया 120 डेज में आपको खत्म करना है। टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 1, मतलब उस 120 दिन वाले को इंटैक्ट रखना है, हम उसको नहीं बिगाड़ रहे।
सबसे पहले ये रिजोल्यूशन प्लान कौन सबमिट करेगा? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब ये अलग बात है कि बेस रिजोल्यूशन प्लान सबमिट होने वाला है या कोई नया रिजोल्यूशन प्लान मंगवाना पड़ेगा, ये आगे समझ आएगा। लेकिन ले जाके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कौन सबमिट करेगा? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, राइट। और वो ऑब्वियसली सीओसी से अप्रूव होना चाहिए। नीचे सब कुछ आने वाला है, लेकिन साथ साथ बता रहा हूं सीओसी से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो सबमिट व्हाट एंड टू हुम? तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल सबमिट द रिजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ए को सबमिट करना है अंडर सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 12 ऑफ 54 के। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 54 के ही हमारा, उसके अंदर सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जो भी प्लान अप्रूव होता है सीओसी से, वही लेके जाना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। कौन लेके जाएगा? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो दिस इज सेम एज सीआईआरपी, दिस प्रोसेस इज सेम एज सीआईआरपी, ठीक है। वहां पे भी हमने सेक्शन नंबर 30 में पढ़ा था। ओके, कितना टाइम लिमिट है? विद इन 90 डेज फ्रॉम द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो सर ये 120 दिन क्या दिया है? देखो 120 दिन टोटल है, जिसमें से पहले 90 डेज में आपको सीओसी से प्लान अप्रूव करवा के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के दरवाजे में डाल के जाके रख देना है। अब वो एक्स्ट्रा 30 डेज जो मिल रहे हैं ना आपको, 90 + 30, ये 90 + 30 जो है ना, ये 30 है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, ताकि 120 दिन में सारा का सारा खत्म हो जाए। ये 30 डेज मिल रहे हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एडजुडिकेट करने के लिए। कोई डाउट्स हो तो पूछेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो 90 डेज के अंदर अंदर सीओसी से प्लान अप्रूव करवा के लेके जाना है किसके पास? एनसीएलटी, राइट। तो ये 90 डेज बहुत रेलिवेंट है। अगर 90 डेज में सबसेक्शन 3 ने पूछा कि इफ नो रिजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय द कमिटी विद इन द टाइम रेफर्ड इन सबसेक्शन 2, तो अगर 90 डेज में आप कोई प्लान को अप्रूव करवा ही नहीं पाए, तो उस केस में क्या होने वाला है? देखो, द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल ऑन द डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टाइम पीरियड, मतलब 91st डे को क्या करेगा? ही विल फाइल एन एप्लीकेशन विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर टर्मिनेशन। बात खत्म हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 90 डेज वाला टाइम पीरियड कंप्लाई ही नहीं कर पाए। ऑफ द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। तो 90 डेज में आपको सीओसी से अप्रूव किया हुआ प्लान एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तक पहुंचाना है। नहीं क्या तो अगले दिन, डे आफ्टर द एक्सपायरी, 91st डे को आपको फाइल करना है कि भैया हमसे ना हो पाएगा, हमने नहीं कर पाए, हम सीओसी से अप्रूव नहीं करवा पाए, तो हमें प्लीज टर्मिनेट कर दो, इस चैप्टर को टर्मिनेट करो, इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दो, ठीक है। अच्छा, ये तो बात टर्मिनेशन की हो गई। अब आगे पढ़ेंगे कि टर्मिनेशन नहीं होता तो नॉर्मल तरीके से क्या चलने वाला है, ठीक है। टर्मिनेशन हो गई तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, लेकिन अब एडमिट हो जाता है तो मेन बात आनी है कि भाई आगे कैसे चलना है। तो 54E आया, उसने मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट की प्रोविजंस लगाई। The adjudicating authority shall on the pre-packaged insolvency commencement date along with the order of admission under section 54C declare a moratorium for the purpose of subsection 1 read with subsection 3 for section number 14। तो section number 14 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके अंदर subsection 1 में वही सारा सरफेसी वाला और सारे के सारे एक्ट्स जो थे वो सारे प्रोहिबिट करवाए हमने, एंड सबसेक्शन 3 में हमने इसकी एक्सक्लूजन रखी थी। जल्दी से बताओ सबसेक्शन 3 में मोरेटोरियम से किसको एक्सक्लूड किया था? श्योरिटी वगैरह को, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी ट्रांजैक्शंस को जो प्रिस्क्राइब करी गई है इन कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। तो आपको लगेगा कि सबसेक्शन एकदम से कैसे याद आया मुझे? देखो, अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, एक एक सबसेक्शन से बात करने की कोशिश करोगे, आपको भी क्लिक करेगा, ठीक है। अभी तो ठीक है, आप एक बार पढ़ रहे हो, 2-3 बार पढ़ने के बाद आप भी ऐसे बता पाओगे, राइट। ओके, और वो सारे प्रोविजंस यहाँ पे मुटेटिस मुटेंडिस हम लगा देंगे इन दिस चैप्टर, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल तरीके से आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट भी करवानी है, इनिशिएशन ऑफ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की, एंड टू बी, कौन करेगा वो पब्लिक अनाउंसमेंट? रिजोल्यूशन प्रोफेशनली करेगा इन फॉर्म एंड मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इमीडिएटली आफ्टर द अपॉइंटमेंट। तो इसमें 2 दिन के अंदर अंदर होता है, बट आपको नहीं पढ़ना है। इसमें आपके लिए कोई इमीडिएटली का मतलब इन्होंने आपने मटेरियल ने आपको आईसीआई ने नहीं प्रिस्क्राइब किया हुआ है, राइट। तो इसको आप छोड़ दो, इमीडिएटली लिख के आना, उतना ही पूछा जाएगा। ओके, नॉर्मल सीआरपी में इमीडिएटली क्या था? 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन, ठीक है। यहाँ पे इमीडिएटली बस बोल देना, वैसे 2 दिन होता है, आप इमीडिएटली याद रखो। अच्छा, प्लस अपॉइंटमेंट होगी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की, प्लस एक अपॉइंटमेंट होगी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की। किसकी? नाम जो प्रपोज हुआ है, अगर उसके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है, तो जिसका नाम यहाँ पे दिया था ना, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने प्रपोज करके अप्रूव किया था, वो इसी को लगा देंगे अगर नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इज पेंडिंग। लेकिन अगर है तो उस केस में बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द बोर्ड, अगर इफ एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जिसका नाम दिया गया है।
अच्छा, ये पीरियड ऑफ मोरेटोरियम कब से कब तक रहेगा? डेट ऑफ सच ऑर्डर, सच ऑर्डर मतलब जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इसको एडमिट किया है, से कब तक? डेट ऑन विच द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कम्स टू एन एंड। ये एंड ना भाई बहुत बड़ा हो सकता है, ये एंड में 4 चीजें निकल सकती है, अभी पढ़ेंगे और एंड में आपको बताऊंगा भी कि एंड कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है? तो जब भी ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, मोरेटोरियम खत्म। Duties and powers of the resolution professional during pre-packaged IRP. The resolution professional shall conduct the pre-packaged insolvency resolution process of a corporate debtor. उसका पूरा पूरा ध्यान रहेगा हर चीज पे। उसकी वेरियस ड्यूटीज है, सच एज सीओसी की मीटिंग्स कन्वीन करना, मेंटेन एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स, उसके बाद वो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इस चैप्टर के लिए यूज किया जाता है, उसके बेसिस पे एक फाइनल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनता है, तो वो भी यही बनाता है। तो इसकी जो रीडिंग आपको एक बार आईसीएम मटेरियल से लेनी है, एज सच बाय हार्ट लर्निंग अगेन नॉट रिक्वायर्ड, यहां पे देने की मुझे जरूरत नहीं थी, राइट? तो बस ध्यान रखना, सारे के सारे जो नॉर्मल काम होते हैं फैसिलिटेट करने के, वो सारे के सारे वो करेगा, ओके? प्लस उसके पास पावर से अलग अलग, लाइक ही कैन एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ही कैन अपॉइंट प्रोफेशनल्स, उसके सिवाय एक स्पेसिफिक पार्ट आपको पढ़ना है। तो देखो, he has the power to collect all the information relating to the asset finance operation for determining the financial position of the corporate debtor and existence of any transactions which may be in the scope of provisions relating to avoidance transactions under chapter number 3, extortionate, और उसके बाद undervalued, preferential, वो सारी transactions, और any fraudulent or wrongful trading under chapter 6 including information relating to। तो ये तो बहुत ही जनरल है, ये बहुत ही जनरल है, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है इसको, कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, प्लस स्पेसिफिकली उसको गैदर करनी है विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस ऑपरेशंस फॉर द प्रीवियस 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ठीक है? तो लास्ट 2 साल के बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में, प्लस फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट्स, मतलब कोई फाइनेंस रिलेटेड पेमेंट्स है, कोई फाइनेंशियल डेट रिलेटेड पेमेंट्स है, या ऑर्डिनरी कोई बिजनेस रिलेटेड पेमेंट्स है, ऑपरेशनल पेमेंट्स है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, वो भी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालनी है। किस टाइम पीरियड की? अगेन प्रीवियस 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, प्लस इनिशिएशन डेट के दिन क्या क्या एसेट्स थे, क्या क्या लायबिलिटीज थी, उसकी भी इंफॉर्मेशन लेगा, एंड अदर मैटर्स एज मे बी स्पेसिफाइड। अगेन स्टूडेंट्स में टेक अ नोट फ्रॉम आईसीआई, may take a reading from the ICM material for balance duties and powers. As such, it's not very important to learn all of them, right? तो एक बेसिक आपको रीडिंग लेकिन लेनी है, ओके? सबसेक्शन 4, ड्यूटी ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु आर मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, बैंक्स वगैरह जो भी है, उनकी एक ड्यूटी बनेगी, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। उनकी ड्यूटी है दैट दे शैल फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट डेटर विच इज अवेलेबल विद देम टू द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो ही हैज द कंप्लीट एक्सेस टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स एज वेल विच आर मेंटेन्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Plus, it shall be a duty of all the personnel, all the promoters, any person associated with the management of the corporate debtor that they should extend all the assistance and cooperation to the resolution professional and section number 19 subsection 2(3) to apply mutatis mutandis। section 19 वही बात करता है जैसे CIRP में सेम cooperation and assistance की, तो वही उन्होंने बोल दिया भैया उसका भी subsection 2(3) हमने वहां पे भी as it is नहीं पढ़ा था, पूरा का पूरा डिटेल में जरूरत नहीं है, तो वो यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है? तो एक आइडिया लग गया आपको कि हाँ सारा सबने कॉपरेट करना है, सबने असिस्टेंस देना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी है, राइट? द फीस ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड any expenses which are incurred by him for conducting this pre-packaged IRP shall be determined in such manner as may be prescribed। तो ठीक है, हम कुछ प्रिस्क्राइब करके आपको रेगुलेशंस में देंगे, उस हिसाब से निकाल लेना। प्रोवाइडेड दैट the committee of creditors may impose certain limits and conditions on such fees and expenses। ऊपर इनिशियली मैंने आपको प्रोसेस कॉस्ट में ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि सीओसी इंपोज कर सकती है लिमिट्स एंड कंडीशंस, तो उसके हाथ में है, अगर सीओसी को लगता है तो कोई लिमिट्स एंड कंडीशंस का जो है वो लगाई जा सकती है। इट्स कंप्लीट इन द हैंड्स ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, राइट? ओके। Provided further, second proviso, the fees and expenses for the period which is prior to the constitution of committee shall be subject to ratification by it। तो जब COC बनी ही नहीं है, उससे पहले जो जो खर्चे हुए वो सारा का सारा उतना ही मिलेगा आपको जितना रेटिफाई करेगी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, राइट? आई डोंट थिंक इसके अंदर भी कोई स्पेसिफिक इशू है, ओके। The fees and expenses referred to in subsection 6 shall be borne in such manner as may be specified। तो ठीक है, खर्चा कौन बॉर्न करने वाला है ये हम बताएंगे एंड स्पेसिफाई करेंगे एज पर रेगुलेशंस। नाउ 54G, लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड सर्टन प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। मैंने क्या बताया था, पहले प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मेंटेन किया जाता है बाय द कॉर्पोरेट डेटर, फिर उससे बनता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो बनाता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो देखो
सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो सारा का सारा प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के देगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में। उसके अंदर क्या क्या दिया जाएगा, लिस्ट ऑफ क्लेम्स अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव क्रेडिटर्स, देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड गारंटीज। तो भैया किन किन के क्लेम्स है, किन किन के डेट्स ड्यू है, ये सारी इंफॉर्मेशन, उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट है या नहीं, किसी ने गारंटी वगैरह उसके बारे में कोई दे रखी है या नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको उसके अंदर इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट, अ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग अ रिजोल्यूशन प्लान। तो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम काइंड ऑफ ये एक ही चीज है कि प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विद रिस्पेक्ट टू ऑल द डिस्प्यूट्स एंड इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड लिस्ट ऑफ क्लेम्स, ये सारा देना है। अच्छा सर, ये कब देना है और कैसे देना है? सो इट नीड्स टू बी गिवन विद इन 2 days ऑफ द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट एंड इट नीड्स टू बी अपडेटेड एज ऑन दैट डेट। वो जो 2 दिन में आप दे रहे हो उसका पूरा अपडेशन होना चाहिए इन सर्टेन फॉर्म एंड मैनर, जो भी हम स्पेसिफाई करेंगे, राइट? तो ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? कॉर्पोरेट डेटर दे रहा है। किसको? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को। ये क्लियर होना चाहिए, राइट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय एनी पर्सन। अब क्या हो रहा है, ध्यान से जरा, where any person has sustained any loss or damage as a consequence of omission of any material information or inclusion of any misleading information in the list of claims or preliminary information memorandum which is submitted by the corporate debtor। अब corporate debtor ने जाके resolution professional को 2 चीजें दी है, क्या क्या? list of claims and preliminary information memorandum। तो इसके अंदर कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन अगर आपने हटवा दी या फिर कोई गलत मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डाल दी जिसके वजह से किसी का नुकसान हुआ है, तो एवरी पर्सन, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? एवरी पर्सन हु इज अ प्रमोटर, डायरेक्टर और पार्टनर, प्रमोटर, डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज द केस में बी, किस टाइम? जिस टाइम आपने ये सबमिशन किया। So at the time of submission of the list of claims or preliminary information addendum by the corporate debtor, या फिर any person who has authorized the submission of list of claims or preliminary information memorandum, they shall without prejudice to 77A which talks about punishment for certain offenses, उसमें ये है offense, they shall be liable to pay compensation to every person who has sustained such loss or damage। तो हमने इसके अंदर 2 जनों को पकड़ लिया बेसिकली, जो प्रमोटर, डायरेक्टर, पार्टनर है, किस टाइम? कॉर्पोरेट डेटर के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दीज 2 सबमिशंस, या फिर ऐसा कोई और जना जो शायद प्रमोटर, डायरेक्टर या पार्टनर ना हो लेकिन उसने ऑथराइज किया कि हाँ ये लिस्ट ऑफ क्लेम्स और ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आप फॉरवर्ड कर दो, जिसकी वजह से किसी का लॉस या किसी का कुछ भी डैमेज हुआ है, राइट? तो एज इन लोगों को हम रिगार्डलेस विदाउट प्रेजुडिस टू 77A दे शैल बी लायबल टू पे कंपेंसेशन, जितना भी जिसका भी लॉस या डैमेज हुआ है। अब ये जो लोग हैं, हमने इनको बोल दिया कि भैया आपको पे करना है, वो कह रहे लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था, अगर ये प्रूफ कर देते हो तो आपको छोड़ देंगे। तो देखो, नो पर्सन शैल बी लायबल अंडर सबसेक्शन 2 इफ द लिस्ट ऑफ क्लेम्स और द प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये दोनों चीजें सबमिट हो रही थी ना, अगर ये लिस्ट या फिर ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वाज सबमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। तो भैया नहीं पता था तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, पता था तो फिर पकड़े जाओगे। ओके, अप्रोचिंग कोर्ट सबसेक्शन 4 54G सब्जेक्ट टू 54E विच टॉक्स अबाउट मोरेटोरियम, जिसके अंदर हम सूट और प्रोसीडिंग सारा का सारा रोक देते हैं अनलेस NCLT अलाउ करे। तो सब्जेक्ट टू 54E, ध्यान से ये प्रोविजन सेक्शन 14 से ही लिंक्ड है। सो सब्जेक्ट टू 54E, एनी पर्सन हु सस्टेन्ड एनी लॉस और डैमेज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओमिशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन और इंक्लूजन ऑफ एनी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इन द लिस्ट ऑफ क्लेम्स और प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो सर सीधा बोलो ना, ये बार बार क्या लिख रहे हो? ऊपर वाले लोग जिन्होंने लॉस सहन किया है, they shall be entitled now to move court having the jurisdiction for seeking compensation for such loss or damage। तो हो सकता है उनको यहाँ पे compensation ना मिले, हो सकता है उनको यहाँ पे सबसेक्शन 2 में और 3 में नहीं, सबसेक्शन 2 में उनको compensation ना मिले, तो they can approach a court as well कि भैया मेरे को करवाओ, इसमें मेरे को compensation चाहिए, मेरा लॉस या डैमेज हुआ है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, मैंने क्या बताया था कौन करने वाला है मैनेज? कंपनी के ही लोग, अभी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को नहीं देंगे। तो देखो, ड्यूरिंग द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल कंटिन्यू टू वेस्ट। कंटिन्यू क्यों बोला है? क्योंकि इस प्रोसेस से पहले तो ये कंपनी के लोग थे एंड हम आगे भी कंपनी के हाथ में ही रख रहे हैं मैनेजमेंट, इसीलिए हमने वर्ड यूज किए शैल कंटिन्यू टू वेस्ट इन द
board of directors or partners as the case may be of the corporate debtor subject to such conditions as may be specified। तो बोर्ड को हमने हटाया नहीं है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अगर हम बात करते सीआईआरपी में तो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की छुट्टी हो जाती और सारा का सारा काम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में आ जाता, राइट। ओके, सो ये शल कंटिन्यू टू वेस्ट हमारा कीवर्ड है इसके अंदर। नेक्स्ट, the board of directors or partners as the case may be of the corporate debtor they shall make every endeavor, हर एक कोशिश की जाएगी to protect and preserve the value of the property of the corporate debtor and manage its operations as going concern। क्यों? ताकि कंपनी को ट्रीट करके वापस उसके पैरों पे खड़ा करना है, राइट। कंपनी को ठीक करके लेके आना है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी को ठीक करना है। Okay. The promoters, members, personal partners, as the case may be of the corporate debtor, shall exercise and discharge their contractual or statutory rights and obligations in relation to the corporate debtor, subject to the provisions of this chapter and such other conditions and restrictions as may be prescribed। तो ये बहुत ही फालतू वाला पॉइंट है, ये बहुत ही प्रोसीजरल है कि उनकी जो भी ड्यूटीज है बाकी सब लोगों की वो कंप्लाई करनी है, ठीक है। सर 54 आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। सेम है जैसा हमने 21 में पढ़ा था। कितने टाइम में? विद इन 7 डेज ऑफ प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ठीक है। तो विद इन 7 डेज ऑफ कमेंसमेंट डेट हमें एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बना लेनी है और वो किसके पर बेस्ड रहेगी? जो हमारी लिस्ट ऑफ क्लेम्स है जो कि कंफर्म हुई है अंडर 54F2A। तो वो ड्यूटीज हमने सारी नहीं पढ़ी, उसके अंदर जो एक लिस्ट कंफर्म होगी क्लेम्स के हिसाब से, उसमें से हमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को लेके आना है और उनको ही COC बनानी है। ओके, now alteration of COC and impact on past decisions, provided that the composition of the committee of creditors shall be altered on the basis of updated list of claims in such manner as may be specified and such alteration shall not affect the validity of any past decision of COC। I don't think this requires any explanation, but I will briefly explain still that obviously the list of claims may be updated। जैसे किसी का क्लेम बदल गया, कोई रह गया था वो बाद में आया, तो उसके हिसाब से COC में भी चेंजेस आते रहेंगे, तो वो चेंजेस जो है वो अपडेट करते रहेंगे हम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रीवियस कोई डिसीजन को हम इनवैलिडेट कर देंगे। जो भी चेंज आएगा इन फ्यूचर डिसीजन आएगा COC चेंज होने के बाद, ऑल्टर होने के बाद, राइट। ओके, फर्स्ट मीटिंग ऑफ COC जैसे उसमें भी पढ़ा था हमने विद रिस्पेक्ट टू CIRP विद इन 7 डेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 21 except subsection 1 shall apply mutatis mutandis to COC under this chapter as well। तो पूरा का पूरा सेक्शन 21 वहां से उठा के यहां पे डाल दिया, ठीक है। सिर्फ सेक्शन 21 का सबसेक्शन 1 छोड़ दिया। क्यों? वहां पे वर्ड्स क्या दिए गए थे? इट टॉक्स अबाउट कोलेशन ऑफ क्लेम्स बाय IRP एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC। तो वो तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह यहीं पे बता दिया ना, तो इसीलिए वो वाला पर्टिकुलर प्रोविजन जो हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया वो 21 का हटा दिया, सबसेक्शन 1 हटा दिया। Provided that for the purpose of this subsection references to resolution professional under subsection 9 or 10 of section number 21 shall be construed as references to corporate debtor or resolution professional। अब पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं दो चीजें बताता हूं। ये जो सबसेक्शन 9 और सबसेक्शन 10 है ये क्या डील करते हैं, ताकि आपको पलट के ना देखना पड़े, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है COC में आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो बेसिकली वहां पे इंफॉर्मेशन मांगी जाती थी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी पड़ती थी। अब इसीलिए यहां पे भी वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि हमने रेफरेंसेस बदल दिए, उनसे कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब यहां पे दूसरा डाउट आ सकता है, सर ये कॉर्पोरेट डेटर और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्यों? मैंने क्या बताया आपको, ओरिजिनली हमने एक प्राइमरी बेस रूल क्या बताया कि कंटिन्यू द मैनेजमेंट शैल कंटिन्यू टू वेस्ट इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो मतलब वो जो खुद कॉर्पोरेट डेटर है, तो ये तो क्लियर है कॉर्पोरेट डेटर। तो आगे क्यों लिखा और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल? 54J ये रहा, आई गया बस। 54J2 में हम पढ़ने वाले हैं कि COC बोलती है कि इसकी जो मैनेजमेंट है ना, जो लॉ ने आपको प्रोवाइड किया था कि मैनेजमेंट शैल कंटिन्यू टू वेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट इज द कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ, वो नहीं चाहिए हमें। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में दो मैनेजमेंट, तो अगर उसके हाथ में मैनेजमेंट चली जाती है तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, नहीं जाती तो कॉर्पोरेट डेटर से इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है, राइट ना। ओके, 54J वेस्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विथ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अभी तक मैनेजमेंट किसके हाथ में थी सर? कीवर्ड्स कंटिन्यू टू वेस्ट इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स एज द केस में भी, लेकिन अब मैनेजमेंट छीन के किसके हाथ में दे रहे हैं? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में। कुछ हुआ होगा तभी दे रहे हैं, ध्यान से। व्हेन विल सबसेक्शन 1 54J
When will the management of corporate debtor vest with the resolution professional? This is a decision by COC. अगर ये पूरी की पूरी कमिटी अगर ये रिजॉल्व करती है क्या, टू वेस्ट द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विद द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अच्छा, ये कब रिजॉल्व करती है? एनी टाइम ड्यूरिंग दिस एंटायर प्री पैकेज्ड IRP पीरियड। कैसे रिजॉल्व करती है? बाय वोट ऑफ नॉट लेस देन 66% ऑफ वोटिंग शेयर्स। ये सारा रिजॉल्व होने के बाद नेक्स्ट स्टेप, एप्लीकेशन बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को COC बोलेगी, भाई मैंने 66% से रिजोल्यूशन पास किया है कि मैं चाहती हूं, COC कह रही है कि मैं चाहती हूं कि इसका मैनेजमेंट तू ही संभाल, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को जा जरा NCLT में एप्लीकेशन फाइल कर और NCLT से ऑर्डर ले। तो देखो, द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शल मेक एन एप्लीकेशन फॉर दिस पर्पस। सर क्या है ये दिस पर्पस? ताकि मैनेजमेंट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में आ जाए, टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन सच फॉर्म मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। राइट, ये वाला क्लियर है? यस, आगे चलते हैं। What is the next step by the adjudicating authority? What is the next step by the adjudicating authority? मतलब अब the ball is in the court of NCLT. So on an application made under subsection 1, if the adjudicating authority is of the opinion that during the pre-packaged IRP, the affairs of the corporate debtor have been conducted in a fraudulent manner, or there has been gross mismanagement of the affairs of the corporate debtor, then it shall pass an order vesting the management of the corporate debtor with the resolution professional. तो ये अब NCLT ऐसे कह रही है कि कर दिया ना आपने काम खराब, हमने आपको कंटिन्यूड मैनेजमेंट हमने कंटिन्यू रखी है आपके ही हाथ में, कॉर्पोरेट डेटर के ही हाथ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, और आपने फ्रॉड कर दिया, अफेयर्स को गलत तरीके से हैंडल किया या ग्रॉस मिसमैनेजमेंट कर दिया ना काम खराब। चलो अब जाओ, आप मैनेजमेंट से हटो। नाउ द मैनेजमेंट विल गो इन द हैंड्स ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जस्ट लाइक CIRP। तो इसके अंदर चांस दिया था, उसका गलत उपयोग किया गया, इसका गलत इस्तेमाल किया गया, इसीलिए द डिसीजन वॉज टेकन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। डिसीजन का बर्थ कैसे हुआ? COC के अप्रूवल से 66% से। फिर फाइनल कंफर्मेशन कैसे हुआ? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। राइट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन टू अंडरस्टैंड। आई होप आई एम एबल टू मेक दिस क्लियर। आई विल स्टिल ब्रीफली एक्सप्लेन अगेन। मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल कंटिन्यू टू वेस्ट इन द हैंड्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम CIRP कमिटी को लगता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, कि भैया ये तो काम ढंग से नहीं कर रहे, तो मिनिमम 66% वोटिंग से वो कह सकते हैं कि वी वांट द मैनेजमेंट टू वेस्ट नॉट इन द हैंड्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द लॉ, बट इंस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। हेंस वी विल आस्क रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू काइंडली गो एंड फाइल एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड टेल देम दैट COC has passed this. Now NCLT will review that application, and if it is satisfied that the affairs have been conducted in a fraudulent manner or there has been gross mismanagement, then the adjudicating authority may order the vesting of मैनेजमेंट इन द हैंड्स ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। राइट, ओके, आगे चलते हैं सबसेक्शन 3 में। Notwithstanding anything contrary contained in this chapter, certain provisions to apply mutatis mutandis। इसको मैं आपको भी रीडिंग के लिए भी छोड़ सकता हूं, मैं क्विकली बता देता हूं। सबसेक्शन 2 एंड 2A सेक्शन नंबर 14 मोरेटोरियम में एसेंशियल एंड क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है, वो यहां लगा देंगे। फटाफट से पेज पलट के आप देख सकते हो सेक्शन 14 पे, मतलब सेक्शन 14 जहां पे हमने कवर किया है। सेक्शन 17 व्हिच टॉक्स अबाउट मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर बाय IRP, वो यहां लग जाएगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए। नेक्स्ट क्लॉज E to G ऑफ सेक्शन 18 जिसके अंदर स्पेसिफिक ड्यूटीज है ऑफ IRP। क्लॉज सेक्शन नंबर 19 एंड 20 व्हिच टॉक्स अबाउट cooperation by personnel, and 20 talks about management of operation by of the corporate debtor as going concern। अगेन ये हमारा कवर हो चुका है, ये सारे सारे आप एक बार रीड कर सकते हो वहीं से, ताकि रेफरेंस लग जाए। ब्रैकेट में मैंने एक्स्ट्रा दे दिया आपके स्टिल रेडी रेफरेंस के लिए। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25 जिसमें बेसिक ड्यूटी बताई जाती है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। क्लॉज A to C एंड क्लॉज K ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 25 जिसके अंदर बात होती है वेरियस ड्यूटीज ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की, एंड सेक्शन 28 की जिसमें हमने बहुत सारे एक्शंस पढ़े थे कि अगर कोई डेबिट ट्रांजैक्शन करनी है इससे ज्यादा, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स चेंज करने हैं, तो उससे पहले आपको COC की अप्रूवल लेनी है मिनिमम 66% वोटिंग के साथ। तो ये सारे के सारे जस्ट एक प्रोसीजरली आपको पता होनी चाहिए। और ये सारे के सारे सेक्शंस कब तक लगेंगे, किस टाइम पीरियड से? डेट ऑफ ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2, जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में मैनेजमेंट आ गई है। एंड इट विल गो ऑन टिल द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कम्स टू एन एंड। जब तक ये प्रोसेस चलेगा तब तक, अलग अलग तरीके से एंड हो सकता है, वो एंड में डिस्कस करवाऊंगा। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 54K,
कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान। प्लीज प्लीज, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी अभी आप कोई ऐसे थके हुए हो या कुछ भी है, तो भैया 5-10 मिनट पॉज कर दो, 10 मिनट थोड़ा फ्रेश होके आ जाओ और फिर सेक्शन 54K मेरे साथ कवर करो, वरना फिर ये सेक्शन बाद में समझ में नहीं आना है। ठीक है, बहुत इजी सेक्शन है, थोड़ा सा लंबा है, कंसेप्ट से भरा हुआ है, लेकिन बहुत इजी है। लेट्स स्टार्ट। बेस रिजोल्यूशन प्लान किसने बनाया? कॉर्पोरेट डेटर ने। तो कॉर्पोरेट डेटर ने जो एक बेस रिजोल्यूशन प्लान बनाया, वो जाके वो सबमिट कर सकता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को। सो ही शैल सबमिट द बेस रिजोल्यूशन प्लान रेफर्ड टू इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ 54A। ऊपर जो पढ़ा था ना कि वो बेस रिजोल्यूशन प्लान बनाता है, वही वाली बात की जा रही है। कितने टाइम में सबमिट करना है? 2 days ऑफ द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। विदिन 2 days ऑफ द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, क्योंकि उसने ऑलरेडी बना रखा होगा, उसको फटाफट से विदिन 2 days जाके किसको देना है? मतलब ये जिस दिन एडमिशन हुआ, जिस दिन हमारा एडमिशन हुआ ऑर्डर का, जब हमारा ऑर्डर आ गया एनसीएलटी का, एप्लीकेशन एडमिट हो गई, विदिन 2 days जाके रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट किया। उसने प्लान देखा और आगे जाके कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को दे दिया। नाउ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मे प्रोवाइड द कॉर्पोरेट डेटर एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द बेस रिजोल्यूशन प्लान प्रायर टू इट्स अप्रूवल अंडर सबसेक्शन 4, नीचे पढ़ेंगे, और इन्विटेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स अंडर सबसेक्शन 5 एज द केस में भी। तो नीचे दोनों आने वाले हैं। सबसेक्शन 4 में उसको अप्रूव किया जा रहा है, सबसेक्शन 5 में उसको छोड़ के कुछ नए प्लान्स को बुलाया जा रहा है, बस इतना समझ लो भी। तो उन दोनों से पहले अगर कोई चेंजेस करने हैं तो अलाउ कर देगा, क्योंकि 2 ही दिन मिल रहे हैं ना, उसने जल्दबाजी में कुछ गलती कर दी, तो ठीक है भाई, रिवाइज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सबसेक्शन 3, द रिजोल्यूशन प्लान्स एंड द बेस रिजोल्यूशन प्लान। सर ये अलग अलग क्यों लिखा है? रिजोल्यूशन प्लान एंड बेस रिजोल्यूशन प्लान। बेस रिजोल्यूशन प्लान कॉर्पोरेट डेटर बनाता है। अब आगे पढ़ेंगे कि अगर सीओसी को लगता है कि यार बेस रिजोल्यूशन प्लान इतना अच्छा नहीं है, क्या पता कोई नॉर्मल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट आ जाए जो कॉर्पोरेट डेटर ना हो, नॉर्मल पब्लिक में से, क्रेडिटर्स वगैरह में से, हो सकता है वो आके कोई नया अच्छा सा एक रिजोल्यूशन प्लान दे दे, उसको कहेंगे नॉर्मल रिजोल्यूशन प्लान। तो रिजोल्यूशन प्लान एंड बेस रिजोल्यूशन प्लान, ठीक है, एक एक चीज क्लियर रहनी चाहिए। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट आता है, प्लीज आस्क मी, इसमें कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन प्लान जो किसी नॉर्मल पब्लिक ने दिया अगर सीओसी बुलवाती है तो, एंड बेस रिजोल्यूशन प्लान जो कॉर्पोरेट डेटर ने दिया, विच इज सबमिटेड अंडर दिस सेक्शन शैल कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 में जो सारे क्लॉजेस पढ़े थे, A to F, ऑपरेशनल क्रेडिटर की पेमेंट, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की पेमेंट, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, प्रायोरिटी पेमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, शुड नॉट कॉन्ट्रावीन एनी लॉ, वो सारा का सारा यहां लगा देना, right? And the provisions of subsection 1, 2 and 5 of section 30 shall apply mutatis mutandis under this chapter। तो वहां के सारे प्रोविजंस हम यहां उठा के लगा देंगे। सेक्शन 30 आप रेफर कर सकते हो एक बार। ओके, अब स्टेज क्या आई है जल्दी से बताओ। स्टेज आई है बेस रिजोल्यूशन प्लान, बेस रिजोल्यूशन प्लान कॉर्पोरेट डेटर ने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को दिया है और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने सीओसी को दिया है। ठीक है, यहां तक केस आया है। अब इसके बाद जो इसका रिजल्ट आने वाला है ना, इसका इवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ऑफ द बेस रिजोल्यूशन प्लान्स इवैल्यूएशन बाय द सीओसी। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स देखेगा और फिर एक रिजल्ट, उसका एक डिसीजन देगा। वो या तो सबसेक्शन 4 में आएगा रिजल्ट, या तो सबसेक्शन 5 में। सबसेक्शन 4 में पॉजिटिव रिजल्ट है, सबसेक्शन 5 में नेगेटिव रिजल्ट है। ठीक है, कहानी क्लियर करते जाओ आगे। सबसेक्शन 4, तो 54K सबसेक्शन 4 में द रिजल्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अब देखते हो पॉजिटिव रिजल्ट क्या आने वाला है। The committee of creditors may approve the base resolution plan for its submission to the adjudicating authority। तो base resolution plan किसने सबमिट किया? कॉर्पोरेट डेटर ने। सीओसी को वो अच्छा लगा, सीओसी ने कहा हमें आगे बात ही नहीं करनी, वी आर अप्रूविंग इट फॉर द सबमिशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ऑब्वियसली अभी एनसीएलटी का अप्रूवल बाकी है, राइट? प्रोवाइडेड, उसमें कंडीशन क्या लग गई, इफ इट डज नॉट इंपेयर एनी क्लेम्स ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हिस्सा नहीं होते फाइनेंशियल कमिटी का, सीओसी का, तो उनको ध्यान रखना है कि भैया ऑपरेशनल क्रेडिटर जो बाकी के लोग क्रेडिटर है उनका कोई भी क्लेम इंपेयर होना नहीं चाहिए। जब दिमाग में डाउट आ सकता है सर ये इंपेयर क्या है, नीचे आने वाला एक जगह
वहां पे एक्सप्लेनेशन में भी कवर हो जाएगा, बट अभी समझ लो इंपेयर करना मतलब होता है क्लेम जो पूरे के पूरे कंफर्म थे। लेट्स से इफ आई हैव टू पे 10 lakhs ऑफ दिस मिस्टर एक्स हु इज द ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड मैं रेजोल्यूशन प्लान में उसकी पेमेंट कर रहा हूं 8 लाख या 9 लाख या 9,50,000, बेसिकली मैं पूरी पेमेंट नहीं करता ऐसे क्लेम की जो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, राइट। तो क्योंकि अगर यहां पे अगर मैंने ये चेक नहीं की ना कंडीशन, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को निगलेक्ट की जगह वी कैन यूज द वर्ड रिजेक्ट कर देगी प्लान को, बिकॉज सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है ऑपरेशनल क्रेडिटर की पेमेंट्स का, राइट। तो यहां पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑपरेशनल क्रेडिटर की पेमेंट आपको इंपेयर नहीं करनी, और उसके छोड़ के यस वी लाइक द प्लान सो लेट्स गो, लेट्स अप्रूव इट एंड लेट दिस प्लान गो फॉर इट सबमिशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब वो अप्रूव कर देती है तो खत्म बात। लेकिन सबसेक्शन 5 इज अ नेगेटिव रिजल्ट। अब देखो, इन्विटेशन बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, अभी तक ये नाम कहीं पे भी नहीं आया है, पहली बार ही आ रहा है। और इन्विटेशन किस चीज का दे रहे हैं कि आओ हमारे पास आओ और क्या सबमिट करो, एक रिजोल्यूशन प्लान या फिर एक से ज्यादा रिजोल्यूशन प्लान्स। लेकिन सर ऐसा क्यों किया? देखो, वेयर द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स डज नॉट अप्रूव द बेस रिजोल्यूशन प्लान अंडर सबसेक्शन 4, ये सबसेक्शन 4 में हमने बोला कि सीओसी अप्रूव कर सकती है अगर अच्छा लगा, एंड ये क्लेम की भी कंडीशन थी। इन दोनों में से अगर एक चीज रह गई, या तो वो कंडीशन पूरी नहीं हो पाई या फिर कंडीशन पूरी हुई लेकिन सीओसी ने अप्रूव नहीं किया, तो उस केस में अब हमें उस बेस रिजोल्यूशन प्लान को बोलना है भाई जरा रुक जा, अब हम रिजोल्यूशन प्लान भी मंगवाएंगे, फिर चेक करेंगे दोनों में से। तो देखते हैं, द कमिटी वेयर द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स डज नॉट अप्रूव द बेस रिजोल्यूशन प्लान अंडर सबसेक्शन 4 or the base resolution plan impairs any claims owed by the corporate debtor to the operational creditor। तो आपकी ऊपर वाली कंडीशन जो है वो मीट नहीं हो पाई, एंड प्लस या तो ये या तो फिर सीओसी को आपका प्लान इतना अच्छा नहीं लगा, तो वी वांट टू सी सम अदर, हम कहते हैं ना ऑल्टरनेटिव, दो और क्या है, अब ऑल्टरनेटिव मंगवाए जा रहे हैं। तो द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल इनवाइट प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स टू सबमिट। अभी वर्ड प्रोस्पेक्टिव क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज अभी एक्चुअल में आया नहीं है ना कोई, तो प्रोस्पेक्टिव लोगों को, पब्लिक को बोला जा रहा है, जो क्रेडिटर्स वगैरह जो भी रहेंगे, कि आप आओ एंड सबमिट द रिजोल्यूशन प्लान और प्लान्स। एक से ज्यादा भी सबमिट किए जा सकते हैं, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, हम मतलब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल उसको इवैल्यूएट करेगा। और वो क्यों बुलवा रहे हैं हम? टू कंपीट विद द बेस रिजोल्यूशन प्लान इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर कि सबसेक्शन 4 में अच्छा लगा तो जाने दो, कोई नॉर्मल रिजोल्यूशन प्लान की जरूरत नहीं है, एनसीएलटी के पास भेज दो। कंडीशन क्या है? ऑपरेशनल क्रेडिटर की पेमेंट इंपेयर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वी विल कॉल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। नहीं मतलब उसका मतलब क्या है कि where the COC does not approve the base resolution plan or the claims of operational creditors are impaired, right? Okay. Next, 54K subsection 6. The resolution applicants who are submitting the resolution plans pursuant to an invitation under subsection 5. Subsection 5 में invitation मिली और उन्होंने जाके सबमिट कर दिया, उन जो सबमिट कर रहा है, दे शुड फुलफिल सच क्राइटेरिया एज मे बी लेड डाउन बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विद अप्रूवल ऑफ सीओसी हैविंग रिगार्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो इन्होंने बोला, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं कही इसके अंदर, बस ये कह रहे हैं कि भैया जो कंडीशंस प्रिस्क्राइब करी गई होंगी फॉर द पर्पस ऑफ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स जो आ रहे हैं सबसेक्शन 5 की इन्विटेशन में, तो वो एक प्लान, वो उन सारे कंडीशंस को जो है वो पूरा करना चाहिए। ओके। Certain information to be provided by the resolution professional to the resolution applicant। तो resolution applicant को आप इनवाइट कर रहे हो, आप resolution applicant को इनवाइट कर रहे हो प्लान के साथ, तो उनको कुछ इंफॉर्मेशन तो दो। तो देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दोगे? द बेसिस फॉर इवेल्युएशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान्स फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 9, नीचे आने वाला है, समझ आएगा, एज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ठीक है, इसका इवैल्यूएशन कैसे होने वाला है? आप जो हमें रिजोल्यूशन प्लान दोगे उसका इवैल्यूएशन कैसे होने वाला है हम आपको बता देते हैं, तो उसके हिसाब से लेके आना। एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रेफर टू 29। क्या आपको ये याद है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या होती थी? ये एक्सप्लेनेशन में हमने डिस्कस कर रखी है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में 29 में, डिस्प्यूट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन, तो देख लो वो आप 30 में रेफर कर सकते हो, राइट। विच शैल मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस चैप्टर इन मैनर स्पेसिफाइड। तो ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो सारी का सारा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लगा देंगे। बिफोर प्रोसीडिंग अहेड मैं जस्ट क्विकली एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ फिर से, क्योंकि ये सेक्शन वरना दिक्कत करेगा।
कॉर्पोरेट डेटर ने लाके बेस रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने ऊपर ऊपर से देख के कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को दे दिया। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का मन अगर रहेगा तो सबसेक्शन 4 में अप्रूवल मिल जाएगी, 54 के सबसेक्शन 4 में अप्रूवल मिल जाएगी। लेकिन अगर उसमें कोई भी दिक्कत आ जाती है, या तो अप्रूवल नहीं मिलता या फिर वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के क्लेम को इंपेयर कर रहा है, क्योंकि वो वन ऑफ द कंडीशंस थी हमने सबसेक्शन 4 में जो डाली थी, तो उस केस में वो बोलेंगे ये बेस रिजोल्यूशन प्लान हम डायरेक्टली अप्रूव नहीं करेंगे, हमें इसका एक कॉम्पिटेटिव फैक्टर चाहिए, मतलब एक कॉम्पिटिशन में चाहिए हमें इसके, किसके साथ, रिजोल्यूशन प्लान के साथ। सो नाउ द बेस रिजोल्यूशन प्लान इज गोइंग टू कंपीट विथ अ रिजोल्यूशन प्लान। ये रिजोल्यूशन प्लान कौन देगा, उसके लिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को बुलाएगा, आओ सबसेक्शन 5 में इनविटेशन देगा, काइंडली सबमिट रिजोल्यूशन प्लान्स, काइंडली सबमिट रिजोल्यूशन प्लान्स, ताकि वो कंपीट करवा पाए हम बेस रिजोल्यूशन प्लान के साथ, राइट। ओके, तो उनको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और वो सब कुछ मिल जाएगा, उसके हिसाब से वो लेके आएंगे। अब resolution professional shall present to the COC for its evaluation resolution plans which conform to the requirements under subsection 2 section number 30। ये सेक्शन नंबर 30 सबसेक्शन 2 वही A to F रिक्वायरमेंट्स है जो वहां पे हमने एक रिजोल्यूशन प्लान के रिस्पेक्ट में पढ़ी थी। अब सारे के सारे जो रिजोल्यूशन प्लान्स आते हैं, जो सारे के सारे रिजोल्यूशन प्लान्स आएंगे वो किसके पास आएंगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। वो सारे के सारे किसके पास आएंगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। अब वो उन रिजोल्यूशन प्लान्स को इवैल्यूएट करेगा और देखेगा कि कौन कौन से 30 सबसेक्शन 2 को कंफर्म करते हैं, राइट। तो आप यहां पे एक बना सकते हो कि ये रिजोल्यूशन प्लान्स आएंगे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास, जो जो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 से कंप्लाई करते हैं उनको आगे फॉरवर्ड करवा दिया जाएगा, किसके पास, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास, राइट। Now the committee of creditors shall evaluate the resolution plans which are presented by the resolution professional and then select a resolution plan from amongst them। तो जितने भी जैसे 4 रिजोल्यूशन प्लान आए टोटल जो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 से कंप्लाई करते हो, उसमें से एक उठाएगी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, उसमें से एक उठाएगी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब करेंगे इवैल्यूएशन। तो देखो, where on the basis of such criteria as may be laid down by it, the COC decides that the resolution plan selected under subsection 9 ये रहा is significantly better than the base resolution plan। सर ऊपर हमने क्या बोला था कि कंपटीशन करवाना है, हमने क्या बोला कि सर कंपटीशन करवाना है। तो अगर कंपटीशन करवाने के बाद हमें लगा कि यार ये जो हमने इनविटेशन मंगवाने के बाद नए रिजोल्यूशन प्लान्स आए थे ना, 4-5 रिजोल्यूशन प्लान्स आए थे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने लाके दिए थे, उसमें से एक मुझे अच्छा लगा और वो मुझे एक बेस रिजोल्यूशन प्लान से भी अच्छा लगा है जो सबसेक्शन 4 में अप्रूव नहीं हो पाया, जो सबसेक्शन 4 में अप्रूव नहीं हो पाया, तो मुझे वो ये वाला रिजोल्यूशन प्लान सिग्निफिकेंटली बेटर लगा है उस बेस रिजोल्यूशन प्लान से। तो सबसेक्शन 10 ने बोला कि ओके देन सच रिजोल्यूशन प्लान, सच मतलब कौन सा, नॉट द बेस रिजोल्यूशन प्लान, ये वाला, ठीक है, जो सिलेक्ट हुआ है, दैट मे बी सिलेक्टेड फॉर अप्रूवल अंडर सबसेक्शन 12। तो अभी पढ़ेंगे सबसेक्शन 12, अभी आगे और बात आने वाली है क्योंकि अभी तो सीओसी के पास है ना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भी तो भेजना है अभी, राइट। ओके, एक प्रोविजो लग गई दैट द क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द सीओसी अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, वेयर द रिजोल्यूशन प्लान विच इज सिलेक्टेड अंडर सबसेक्शन 9, मतलब ये वाला हमने एक सिलेक्ट तो किया लेकिन वो ना हमने इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अप्रूवल, हमें वो बहुत अच्छा नहीं लगा, या फिर इट इज नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स अंडर सबसेक्शन 10। हमने सबसेक्शन 10 में, ये वाले सबसेक्शन 10 में कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी थी, उससे वो कंफर्म नहीं कर रहा है। रिजोल्यूशन प्लान्स जो सबमिट हुए उसमें से तो सबसे अच्छा था, लेकिन अभी भी मजा नहीं आया क्योंकि ये सबसेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या बनी, ध्यान से, हमारे पास 2 प्लान्स पड़े हैं, एक बेस रिजोल्यूशन प्लान और एक रिजोल्यूशन प्लान जो सारे रिजोल्यूशन प्लान में से सबसे अच्छा था। इन दोनों को अब कंपीट करवाएंगे। तो देखो, इट शैल कंपीट, इट मतलब वो जो रिजोल्यूशन प्लान सबसेक्शन 9 वाला है, मतलब मेरे वाले केस में सेकंड फिगर, दैट शैल कंपीट विद द बेस रिजोल्यूशन प्लान दैट इज योर फर्स्ट फिगर in such manner and subject to such conditions as may be specified and one of them shall be selected for approval under section 12। तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, रेगुलेशंस में ये बात लिखी गई है कि ये जो लिखा गया है ना कंपीट, ये कंपीट कैसे करता है बताता हूं। उनको मौका दिया जाता है, 48 आवर्स देते हैं, 48 आवर्स दिए जाते हैं जिसके अंदर वो अपना प्लान को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि एक दूसरे से अच्छा हो। ये फिगर्स, ये डायग्राम समझ आया ना जो मैं बना रहा हूं, एक प्लान दूसरे से इंप्रूव करवा रहे, एक प्लान दूसरे से इंप्रूव करवा रहे। रिजोल्यूशन प्लान एप्लीकेंट बोलेगा मैं इंप्रूव करवाता हूं बेस रिजोल्यूशन प्लान के कंपेयर। बेस रिजोल्यूशन प्लान किसने सबमिट किया है,
कॉर्पोरेट डेटर ने, वो कहेगा नहीं मैं बेस रेजोल्यूशन प्लान इंप्रूव कर देता हूं, ऐसे चलता रहेगा जब तक कि फाइनल एक अप्रूवल नहीं मिलता सबसेक्शन 12 में, राइट। ओके, अब सबसेक्शन 12 पढ़ो। द रिजोल्यूशन प्लान विच इज सिलेक्टेड फॉर अप्रूवल अंडर सेक्शन 10 और सबसेक्शन 11, अंडर सबसेक्शन 10 ऊपर वाला ये वाला, या फिर अंडर सबसेक्शन 11, एज द केस मे बी अप्रूव्ड बाय द सीओसी फॉर सबमिशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब फाइनल अप्रूवल जो मिलेगा वो किस चीज के लिए मिलेगा कि चलो सीओसी ने अप्रूव कर दिया है, या तो ये सिग्निफिकेंटली बेटर सबसेक्शन 10 वाला, या तो सबसेक्शन 11 में से कंपीट करके कौन जीत के आ रहा है उसको हम अलाउ कर रहे हैं, अब जाके एनसीएलटी में फाइलिंग करवाएंगे, फाइनल एनसीएलटी के पास ही जाना है। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट वेयर सबसेक्शन 12 का प्रोविजो है, वेयर द रिजोल्यूशन प्लान सिलेक्टेड फॉर अप्रूवल अंडर सबसेक्शन 11 इज नॉट अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ द प्री पैकेज्ड आईआरपी इन सच फॉर्म मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब देखो इस वाले केस में ये जो है सबसेक्शन 11 में, सबसेक्शन 11 में जो एक सिलेक्ट हुआ है ये वाला, इसमें जो सिलेक्ट हुआ है इसमें ना दोनों ही खराब थे, इसमें से दोनों ही खराब थे। क्यों? क्योंकि बेस रेजोल्यूशन प्लान तो मुझे अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा होता तो सबसेक्शन 4 में अप्रूव हो जाता, और जो उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान है वो भी इतना खास नहीं लगा क्योंकि वो सबसेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स या तो पूरी नहीं कर रहा या तो फिर कंसीडर नहीं किया जा रहा अप्रूवल के लिए। तो अब उसमें से जो हमने एक सिलेक्ट किया था ना, वो वाला प्लान अप्रूव नहीं हुआ, वो वाला प्लान भी फाइनली जाके अप्रूव नहीं हुआ। तो फीलिंग क्या आ रही है अंदर से, सर ऊपर भी एक बार दिक्कत आई है, यहाँ पे दोबारा दिक्कत आई है क्योंकि अप्रूव ही नहीं हुआ है। तो एक काम करो, ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी तो नहीं हो पाएगा आगे। अगर इस वाले केस में ये वाला अगर आपका प्लान है और वो अप्रूव नहीं होता है तो प्लीज ध्यान रखना, अगर ये अप्रूव नहीं होता ये वाला प्लान जो 2 बार कंपीट कर आके ऑलरेडी दिक्कतों में से निकला है, दोबारा अप्रूव नहीं हुआ तो टर्मिनेट कर दो, खत्म कर दो, ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा हमसे, राइट। ओके, सबसेक्शन 13, मैनर ऑफ अप्रूवल ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान अंडर सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 12 बाय द सीओसी। हमने क्या बोला, यहां पे एक तो अप्रूवल मिलती है, ठीक है, सबसेक्शन 12 में, या तो ये सबसेक्शन 10 वाले की या तो सबसेक्शन 11 वाले की, और एक यहां मिल सकती है सबसेक्शन 4 में, ऊपर जो सबसेक्शन 4 में। तो इन दोनों में से जो भी अप्रूवल आपको मिल रही है उसमें वो वर्ड यूज कर रहे हैं ना अप्रूवल, ये कैसे मिल रहा है, इट इज बाय अ वोट ऑफ नॉट लेस देन 66% ऑफ द वोटिंग शेयर्स after considering its feasibility and viability and the manner of distribution proposed, taking into account the order of priority amongst the creditors laid down in 53, including the priority and value of security interest of a secured creditor and other requirements as may be specified। तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं लिखी है, बस मिनिमम 66% ध्यान रखना, बाकी उसकी फिजिबिलिटी, वायबिलिटी, ओवरऑल प्रायोरिटी वगैरह, 53 जो लिक्विडेशन में वाटरफॉल मैकेनिज्म था वो सारा ध्यान रखना है। अच्छा, क्या आपको ये लग रहा है, जल्दी से बताओ, क्या 54 के हम जो पढ़ रहे हैं अभी आपको लग रहा है कि सर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? तो मैं आपको क्या बोलूंगा, इस वीडियो में आपके पास 2 व्यूज तो है ही, आप इसको दोबारा देखो, प्लस आई विल प्लान कि मैं यूट्यूब पे इसका एक लेक्चर डाल के पूरा एक और डिटेल एनालिसिस बनाएंगे। जो स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं सर नहीं समझ आया, अभी भी कोई डाउट्स है, आप दोबारा यूट्यूब का लेक्चर देखो, 3 बार 4 बार जब हैमर होएगा ना, अपने आप प्रोविजन क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर सबसेक्शंस बहुत घूमे हुए इधर उधर। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको समझ आ जाए, एंड आई होप कि आपको समझ आ रहा हो, लेकिन कोई डाउट रहता है तो YouTube पे आप दोबारा देख सकते हो। आई विल इंश्योर कि मैं आई विल प्लान अ लेक्चर सून, राइट। ओके, नेक्स्ट, सबसेक्शन 14, impairment of any claims owed by the corporate debtor in its resolution plan while considering the feasibility and viability of a resolution plan। कोई भी resolution plan जो आया है where the resolution plan submitted by the corporate debtor, मतलब किसकी बात हो रही है सर, बेस resolution plan, बेस resolution plan की बात हो रही है। तो अगर ऐसा कोई प्लान जो उन्होंने दिया है, इट प्रोवाइड्स फॉर इंपेयरमेंट ऑफ एनी क्लेम्स ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर, देन द सीओसी मे रिक्वायर द प्रोमोटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर टू डाइल्यूट देयर शेयर होल्डिंग और वोटिंग और कंट्रोल राइट्स इन द कॉर्पोरेट डेटर। तो क्योंकि उन्होंने किसी के क्लेम्स खत्म किए हैं तो इनकी भी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट होनी चाहिए, वोटिंग या कंट्रोल राइट्स में कुछ ना कुछ निगेटिव आना चाहिए, डाइल्यूशन मतलब खत्म होनी चाहिए, बिकॉज दे आर इंपेयरिंग द क्लेम्स ऑफ which are owed by the corporate debtor। लेकिन अगर provided that where the resolution plan does not provide for such dilution, उन्होंने resolution plan में कहीं पे भी dilution नहीं करी and still COC ने approval दे दिया, तो in that case the COC shall prior to the approval of such resolution plan under subsection 4 or subsection 12 as the case may be record the reasons for its approval। तो plan या तो बहुत ही अच्छा रहा होगा, बहुत ही बढ़िया रहा होगा, तो इसीलिए डिस्पाइट द फैक्ट दैट डाइल्यूशन नहीं हो रही है एंड क्लेम्स इंपेयर हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर के नहीं, कोई भी क्लेम्स इंपेयर हो रहे हैं,
लेकिन स्टिल अगर आप सीओसी अप्रूव कर रही है तो कुछ रीजंस रहे होंगे, तो प्लीज हमें वो रीजंस बता दो, राइट। ओके, नाउ फाइनल सबमिशन किसके पास? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। The resolution professional shall submit the resolution plan as approved by the committee of creditors under subsection 4 और 12। जल्दी से बताओ सबसेक्शन 4 में कौन सा प्लान अप्रूव हुआ है? बेस रिजोल्यूशन प्लान। और सबसेक्शन 12 में जो उन दोनों में से कंप्लीट होने के बाद जो निकल के आता है, राइट, एज द केस में बी द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, सबसेक्शन 12 में ध्यान से देखना, ऊपर एक बार दोबारा रिवाइज कर लो बेशक, कि या तो सिग्निफिकेंटली बेटर रिजोल्यूशन प्लान या तो कंप्लीट होने के बाद अप्रूवल। अगर कंप्लीट हुआ जो राइट साइड में हमारे, उसमें अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलती तो टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में से जो जहां पे भी अप्रूवल मिली, ये प्लान लेके दे दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। नाउ एक्सप्लेनेशन नंबर 1, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द कॉर्पोरेट डेटर बीइंग अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 525, दिस इज द डेफिनेशन, ही मे सबमिट द बेस रिजोल्यूशन प्लान either individually और, अरे यार ऐसे रखते हैं, either individually और jointly with any other person, और jointly with any other person। तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, एक साथ अकेला भी दे सकता है, किसी के साथ भी दे सकता है। मीनिंग ऑफ impaired claims, मतलब क्लेम्स कम कर देना। सो फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 4 एंड 14 दोनों जगह इंपेयरमेंट क्लेम्स आया है। सबसेक्शन 4 में भी आया था जहां पे हमने कंडीशन पढ़ी, और सबसेक्शन 14 भी आया जो ये रहा इंपेयरमेंट वाला। ठीक है, इंपेयरमेंट ऑफ क्लेम्स वाला। सबसेक्शन 4 में स्पेसिफिकली ऑपरेशनल डेट्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की इंपेयरमेंट की बात करी थी। Claims shall be considered to be impaired where the resolution plan does not provide for full payment of the confirmed claims as per the updated list maintained by the resolution professional। तो पूरा का पूरा अपडेटेड लिस्ट है, उसके अंदर क्लेम्स भी कंफर्म थे, अपडेटेड थे, लेकिन आप स्टिल पेमेंट पूरी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप इंपेयर कर रहे हो, राइट। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो आगे आ जाओ, अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान 54L subsection 1, if the adjudicating authority is satisfied that the resolution plan subject to conditions provided therein meets the requirements referred to in subsection 2 of section number 30 clause number A to F, आप पलट के देख सकते हो सेक्शन नंबर 30 में, जिसमें इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, वो सारी चीजें पढ़ी थी। अगर वो 30 सबसेक्शन 2 पूरा का पूरा कंप्लाई हो रहा है तो इट शैल विद इन 30 डेज, adjudicating authority shall within 30 days of receipt of such resolution plan by order approve the resolution plan। वो approve कर सकती है, लेकिन prior condition क्या है? that adjudicating authority shall before passing an order for approval of a resolution plan under this subsection satisfy itself that this plan has provisions for its effective implementation। ये तो actually हमारे 30 subsection 2 में भी होता ही है कि उसका proper implementation and supervision हो पाए। okay, effect of approval order सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, 3 एंड 4 शैल अप्लाई मुटेटिस मुटेंडिस, जिसके अंदर मैंने हिंट्स दे दी है कि 31(1) बात करता है कि मोरेटोरियम एंड हो जाएगा, उसके बाद रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल फॉरवर्ड ऑल द रिकॉर्ड्स टू द बोर्ड एंड नेसेसरी अप्रूवल्स जो चाहिए होती है रिजोल्यूशन प्लान के अंडर, जिसके अंदर हमने बात करी थी विद इन 1 ईयर और द डेट प्रोवाइडेड इन सच स्पेसिफिक लॉ विच एवर इज लेटर। लेकिन कॉम्पिटिशन कमीशन के केस में आपको पहली लेनी पड़ती है, किससे पहले? सीओसी अप्रूवल से पहले। तो वो तीनों मैंने हिंट्स दे दिए ताकि आपको बार बार ना देखना पड़े, राइट। ओके, तो ये मुटेटिस मुटेंडिस क्लियर है। अब 54L सबसेक्शन 3, रिजेक्शन ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान विद इन 30 डेज एंड पास एन ऑर्डर अंडर 54N। 54N में बात आती है टर्मिनेशन की। तो देखो वो कह रहे हैं कि अगर वेयर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट द रिजोल्यूशन प्लान डज नॉट कंफर्म द रिक्वायरमेंट्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 मतलब भैया सीधा बोलो ना कि 30 सबसेक्शन 2 एंड जो अलग अलग कंडीशंस हमने बताई है, वो अगर आपकी कंप्लाई नहीं होती, तो उस केस में प्लान रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड ऑर्डर आ जाएगा 54N में। अभी नीचे पढ़ेंगे 54N, वो टर्मिनेशन का है। अच्छा, एक स्पेसिफिक सिचुएशन पढ़ रहे हैं। Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, where the adjudicating authority has passed an order under subsection 2 of 54J। सर क्या था 54J subsection 2? Management of control was vested in the resolution professional and it was snatched from the board of directors और partners। तो मैंने दे दिया इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर वेस्टेड इन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। इसका मतलब उन पर्टिकुलर लोग जो मैनेज कर रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, वो ठीक लोग नहीं थे, उन्होंने फ्रॉडुलेंट या ग्रॉस मिसमैनेजमेंट करी थी, याद है या नहीं है? तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास हुआ है एंड द रिजोल्यूशन प्लान जो सीओसी ने अप्रूव करके दिया है अंडर सबसेक्शन 4 और 12, इट डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर टू अ पर्सन हु वाज नॉट अ प्रमोटर, हु वाज नॉट
अ प्रमोटर और इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो सर सीधी बात क्या आ रही है, जिनकी गलतियों की वजह से और जिन्होंने गलत काम किए थे जिसके वजह से ये ऑर्डर आया था, उन लोगों का चेंज नहीं हो रहा है रिजोल्यूशन प्लान में। मतलब रिजोल्यूशन प्लान में दोबारा पावर उन्हीं के पास चली जाएगी, कंपनी उन्हीं के हाथ में चली जाएगी जिन्होंने कुछ फ्रॉड वगैरह किया था या फिर कुछ मिसमैनेजमेंट किया था। तो ये तो सर गलत है ना, ये तो सर गलत है ना। हमने वहां पे सबसेक्शन 2 में ऑर्डर पास किया हुआ है, उसके बाद रिजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव किया है सीओसी ने लेके आई है, और वो प्लान दोबारा उन्हीं के हाथ में जा रहा है सारा का सारा। सो दैट वी डोंट वांट। तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्लान को रिजेक्ट कर देगी। उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्लान को रिजेक्ट कर देगी एंड टर्मिनेट कर देगी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, एंड इट विल पास अ लिक्विडेशन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 123 क्लॉज बी सबसेक्शन 133। ये पूरा डिटेल में लर्न मत करो, बस इतना समझ लो 33 में लिक्विडेशन ऑर्डर जैसा आता है यहां पे लिक्विडेशन ऑर्डर आ जाएगा। प्लस इट शैल डिक्लेयर दैट द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट, क्योंकि जो भी खर्चा तो हुआ ही है ना, प्लान तो अप्रूव होकर आया ही था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, तो वो जितना भी खर्चा हुआ है इट शैल बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो वहां पे आपको याद होगा सेक्शन नंबर 53 में सबसे पहली प्रायोरिटी होती है लिक्विडेशन कॉस्ट की, उसके अंदर इस पर्टिकुलर प्री पैकेज्ड आईआरपी कॉस्ट को भी उठा के डाल देंगे, राइट। ओके, 54M, ग्राउंड्स ऑफ अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर अप्रूविंग द रिजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 54L1। तो अगर कोई प्लान अप्रूव हो जाता है उसके अगेंस्ट मुझे लेके जानी है अपील, तो इट शैल बी ऑन द ग्राउंड सेम एज लेट डाउन इन सेक्शन नंबर 61(3). सर सेक्शन 61(3) हमने किया है क्या? ऑब्वियसली हमने पार्ट में किया हुआ है, आप पीछे पलट के देख सकते हो अपने बुक में। सेक्शन 61(3) में हमने पढ़ा था जैसे अगर कोई प्रायोरिटी बिगड़ रही है या कोई गलत काम हुआ है या एलिजिबिलिटी के ऊपर कोई डाउट्स है, वो सारे 61(3) के हमने स्पेसिफिक अपील के ग्राउंड्स कवर कर रखे हैं, राइट। आगे चलते हैं। Termination of pre-packaged insolvency resolution process. What are the grounds of termination? Where the resolution professional, subsection 1, where the resolution professional files an application with the adjudicating authority under proviso to subsection 12 of section number 54K. जल्दी से बताओ 54K subsection 12 के प्रोविजो में मैंने यहाँ पे भी आपको बता ही दिया था टर्मिनेशन होने वाला है, ठीक है। 2 बार दिक्कत आई है, ऊपर बेस रिजोल्यूशन प्लान भी अच्छा नहीं लगा, उसको कंपीट करवाया रिजोल्यूशन प्लान से, उसमें से जो सिलेक्ट हुआ वो भी अप्रूव नहीं हुआ 66% से, तो टर्मिनेशन। तो देख लो जहां पे भी ये वाला प्रोविजो लग गया क्या, वेयर द रिजोल्यूशन प्लान सिलेक्टेड फॉर अप्रूवल अंडर सबसेक्शन 11 इज नॉट अप्रूव्ड बाय सीओसी। तो मैंने ब्रैकेट में स्टिल दोबारा दे ही दिया है, डायरेक्ट आपको छोड़ा नहीं है कि आपको पढ़ना पड़े, तो वो अप्रूव नहीं हुआ। और अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन नंबर 54D स्टार्टिंग में पढ़ा था जहां पे रिजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय, नो रिजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय सीओसी विद इन टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन 54D2, जो कि था 90 डेज। आप पलट के देख सकते हो 90 डेज का टाइम लिमिट था ना जिसके अंदर वो प्लान अप्रूव करके देना था, तो वो नहीं हो पाया, अप्रूव होके मेरे पास प्लान आया ही नहीं। तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच एप्लीकेशन बाय एन ऑर्डर टर्मिनेट द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो इन प्रोविजंस, इन सर्कमस्टांसेस जब लग जाएंगे तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल लेके जाएगा एक एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 30 डेज टर्मिनेट कर देगी। प्लस इट शैल प्रोवाइड फॉर मैनर ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स विच आर इनिशिएटेड फॉर अवॉइडेंस अंडर चैप्टर नंबर 3। तो वो तो क्लियर है, अवॉइडेंस वाली तो चलती रहेंगी, और प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 66 which talks about fraudulent or wrongful trading, और 67A which talks about fraudulent management of corporate debtor during pre-packaged IRP. both sections are not in your course if any. तो बेसिकली जो गलत काम हुए थे उसके रिस्पेक्ट में प्रोसीडिंग्स रोकेंगे नहीं, कंटिन्यू करवाओ। ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड। Subsection 2. Decision to terminate the process has been taken by COC with a vote of 66%. अच्छा, ऊपर तो कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस लगे, याद है ना ये वाले 54K सबसेक्शन 12 का प्रोविजो और 54D सबसेक्शन 3 में जब कोई भी वो नहीं गया, हमारा COC अप्रूव प्लान नहीं गया, अगर ये प्रोविजो नहीं लगते लेकिन COC का मन कर जाता है कि भैया हमें तो टर्मिनेट करना है, तो भी टर्मिनेशन हो सकता है। तो देखो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक इंटीमेशन देता है एनसीएलटी को, किस चीज का, कि भैया डिसीजन आया एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा टू टर्मिनेट दिस प्री पैकेज्ड आईआरपी। तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल पास एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1। आपको याद होगा सेक्शन नंबर 33 लिक्विडेशन में भी हमने ऐसा ही पढ़ा था कि सीओसी का मन करेगा लिक्विडेशन करना है तो वो कोई कभी भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीआईआरपी वो लिक्विडेट कर सकता है।
तो इसी तरीके से यहां पे भी वो सीओसी एक डिसीजन ले सकती है दैट वी डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्री पैकेज्ड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो मिनिमम 66% का वोट चाहिए होगा, तो 66% के वोट के साथ वो ऐसा डिसीजन कब ले सकती है, सेम एज सीआईआरपी, दैट एनी टाइम after the commencement of pre-packaged insolvency resolution process but before the approval of the resolution plan under subsection 4 or 12 as the case may be of 54K। तो भैया यहाँ पे तो वो खुद ही कंफर्म कर रहा है ना, 54K में सबसेक्शन 4 और 12 में सीओसी खुद ही कंफर्म कर रहा है। वो कंफर्म करने के बाद कैसे बोल देगा कि इसका टर्मिनेट करवाओ, तो उससे पहले, लेकिन इंसॉल्वेंसी की कमेंसमेंट डेट के बाद कभी भी, राइट। इफ एन ऑर्डर इज पास्ड अंडर सबसेक्शन 1 Who shall bear the cost of pre-packaged insolvency resolution process? अगर टर्मिनेशन हो जाता है तो उस केस में कॉर्पोरेट डेटर को बियर करनी है कॉस्ट। अच्छा, लिक्विडेशन ऑर्डर, notwithstanding anything to the contrary which is contained under this section where the adjudicating authority has passed an order under section 54J2, मतलब मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज वेस्टेड विद द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं, एंड द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू बी टर्मिनेटेड अंडर सबसेक्शन 1। मतलब कहानी समझो क्या हो रही है। 54J2 में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 54J2 आपको लर्न करना है, इसमें से बात क्या निकल के आ रही है कि वो जो लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टनर्स, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, वो फ्रॉडुलेंट काम कर रहे थे, वो मिसमैनेजमेंट कर रहे थे, तो कंपनी उनके हाथ में दोबारा नहीं जानी चाहिए। प्लस एक और चीज क्या हुई, द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू बी टर्मिनेटेड, मतलब अब ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस खत्म हो रहा है, खत्म हो जाएगा तो क्या पता ये दोबारा मैनेजमेंट किसके हाथ में आ जाएगी, उन्हीं गलत लोगों के हाथ में। तो एक काम करो, लिक्विडेट कर दो द एडजुडिकेटिंग, हम उन गलत लोगों के हाथ में कंपनी बिल्कुल नहीं आने देंगे। सो द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल पास एन ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर रेफर टू इन, अगेन वही वाले 33, तो मतलब 33 के रिस्पेक्ट में लिक्विडेशन ऑर्डर आ जाएगा, एंड इट शैल डिक्लेयर दैट द प्री पैकेज्ड आईआरपी कॉस्ट शैल बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लिक्विडेशन एंड ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो बेसिकली उस वाले जो अभी तक खर्चा हुआ है उसको जाके लिक्विडेशन कॉस्ट में डाल दो, सेक्शन नंबर 53 में स्टार्ट में पहले क्लॉज में उसको पे ऑफ करवा देंगे। ओके, अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट, सीओसी का बीच में मन कर गया कि सर प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस तो नहीं चाहिए, टर्मिनेट तो करवाना है, लेकिन हमें ना टर्मिनेट इस फॉर्म में करवाना है कि हमें ना वो चैप्टर 3 वाला सीआईआरपी चाहिए, तो वो भी हो सकता है। तो देखो 54O सबसेक्शन 1, डिसीजन बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स विद अ वोट ऑफ 66%। द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, द सीओसी, at any time after this pre-package insolvency commencement date but before the approval of resolution plan under subsection 4 or 12, this is normal under 54K, by a vote of 66%, by a vote of 66%, it may resolve to initiate a corporate insolvency resolution process in respect of the corporate debtor if such corporate debtor is eligible for corporate insolvency resolution process under chapter number 2। इन्होंने क्या बोला, ये एलिजिबिलिटी बार बार क्या कह रहे हैं, ये एलिजिबिलिटी बार बार इस सेंस में कहते हैं कि भैया 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए सेक्शन नंबर 4 के हिसाब से, 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए सेक्शन नंबर 4 के हिसाब से। तो सीआईआरपी के लिए एलिजिबल है, तो सीओसी कह रहा है यार प्री पैकेज को छोड़ो, सीआईआरपी लेके जाओ, हमें उसके हिसाब से चलना है। ओके, सब सेक्शन 2, order by the adjudicating authority upon decision of COC under subsection 1, COC has taken a decision कि हमें CIRP चाहिए, तो उस केस में notwithstanding anything under chapter number 2 जहां पे CIRP की बात होती है, the adjudicating authority shall within 30 days of such intimation pass an order, किस चीज के लिए कि ओके लेट्स टर्मिनेट द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड लेट्स स्टार्ट, मतलब लेट्स इनिशिएट द CIRP अंडर चैप्टर नंबर 2 इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। लेट्स अपॉइंट द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल रेफर टू इन 54E सबसेक्शन 1, जो ऊपर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सिलेक्ट हुआ था, कमिटी ने सिलेक्ट किया था, उसी को CIRP में पहले कौन लगता है, IRP, तो उसको IRP की तरह लगाओ, सब्जेक्ट टू, भैया उसका मन होना चाहिए, तो subject to submission of written consent by such resolution professional to the adjudicating authority in a specified form, and it shall declare that the pre-packaged insolvency resolution process cost, अभी तक जो खर्चा हुआ है उसका क्या करना है, तो ठीक है उसको इंक्लूड करवा देंगे, it shall be included as a part of the insolvency resolution process cost for the purpose of CIRP of the corporate debtor। तो वहां पे CIRP का जो खर्चा आना ही है ना, तो उसमें इसकी कॉस्ट को भी उठा के डाल दो, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। इसको हमने ऑलरेडी स्टार्ट में डिफाइन कर दिया है कि प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट क्या होती है।
नेक्स्ट 54O सबसेक्शन 3, अगर कोई रिटर्न कंसेंट नहीं आया, मतलब उसका मन नहीं किया, ये देखो यहां से लिंक्ड है ना, उसने जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था वो कह रहा है मेरे को नहीं लगना सीआईआरपी में, आईआरपी से मेरे को नहीं काम करना, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, मत कर, जबरदस्ती नहीं है। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल अपॉइंट एन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय मेकिंग अ रेफरेंस टू द बोर्ड फॉर रिकमेंडेशन इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 16। तो सेक्शन नंबर 16 में जैसे हमने पढ़ा था कि बोर्ड के पास एक वो जाता है कि भैया एक रिकमेंडेशन दो आपकी तरफ से विद इन 10 डेज, तो हम उसको लगा देंगे आईआरपी की तरफ, उसमें क्या बड़ी बात है। ओके, what are the consequences of an order by the adjudicating authority under subsection 2, मतलब CIRP commence हो चुका है by the order of NCLT, उसके कुछ consequences पड़ते हैं। Such order shall be deemed to be an order of admission of an application under section number 7, जो कि होता है initiation of CIRP by a financial creditor, और same to same effect लेके आएंगे हम सेक्शन नंबर 7 की तरह। The corporate insolvency resolution process shall commence from the date of such order, क्योंकि वहां पे दोबारा कोई एप्लीकेशन तो फाइल करनी नहीं है ना, सेक्शन नंबर 7 की दोबारा कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी है, हमने डीमिंग प्रोविजन दे दिया कि सेक्शन नंबर 7 में ही स्टार्ट हो चुका है, जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर स्टार्ट करवाता है, और जिस दिन ये ऑर्डर आएगा उस दिन से मान लेंगे कि ये सीआईआरपी स्टार्ट हो चुका है। अब उसके आगे 180 दिन, 90 दिन, 330 दिन, वो सारा नॉर्मल लग जाएगा। ओके, The proceedings which have been initiated for avoidance under chapter number 3 और under 66, 67A जो भी ऑफेंसेस वगैरह के रिस्पेक्ट में फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग है, उसको तो हम रोकेंगे नहीं, वो तो आपकी लायबिलिटी कंटिन्यू करेंगे, तो दोज प्रोसीडिंग शैल कंटिन्यू ड्यूरिंग द CIRP। नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन नंबर 43, 46, 50 जहां पे भी रेफरेंसेस आएंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ये सारी अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस पड़ी थी, एक्सटॉर्शनेट और प्रेफरेंशियल, अंडरवैल्यूड, उसके रिस्पेक्ट में जो भी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट लिखा गया है उसको मान लेना लिखा गया है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, right? And in computing the relevant time or period for avoidable transactions, the time period of the duration of pre-packaged insolvency resolution process shall also be included, notwithstanding anything in those sections 43, 46 and 50। तो उन तीनों टाइप के ट्रांजैक्शंस जो हम अवॉइडेंस में डालते हैं उसके लिए इसका पीरियड जो रहेगा ना वो भी इंक्लूड आपको करना है, इसको कोई एक्सक्लूड नहीं करना है, आपको उसको अलग नहीं मानना है, राइट? ओके, अब दो बहुत ही, ये जो दो सबसेक्शन है एक ही सेक्शन के, बहुत ही प्रोसीजर है, इसको आप छोड़ भी सकते हो एक बार रीडिंग लेके बस। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2, 3, 6, 7 बाकी के सारे जो चैप्टर्स है वो हम यहां पे लगा देंगे। तो देखो, सेव एज प्रोवाइडेड अंडर दिस चैप्टर 24 COC, 25A, 26, 27, 28, 29A, 32A, 43, 251 and the provisions of chapter 6, 7 shall mutatis mutandis apply to the pre-packaged insolvency resolution process subject to following। इन्होंने बेसिकली क्या बोल दिया, सारे के सारे सेक्शन जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जैसे ऑफेंसेस वाला, जैसे 28 अप्रूवल वाला, रिप्लेसमेंट वाला, COC वाला, ऑल दीज प्रोविजंस शैल अप्लाई मुटेटिस मुटेंडिस, बस उसके लिए कुछ रेफरेंसेस को चेंज करना पड़ेगा। तो देखो कहीं पे भी अगर रेफरेंस दिया गया है मेंबर्स ऑफ द सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द पार्टनर्स, उसकी जगह हम उसको क्या मानेंगे कि क्या लिखा गया है, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द पार्टनर्स अनलेस एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 54J। तो बेसिकली ये 54B क्या कहता है, हमें बहुत सारी चीजें जो बाकी हमने जिसके बारे में डिस्कस नहीं किया है वो सारे के सारे सेक्शन यहाँ पे इस चैप्टर में एज इट इज लगाने हैं। इस चैप्टर में मतलब क्या, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जब हो रहा है, प्लीज डू नॉट लिंक दिस विद CIRP। मतलब CIRP वाला जो ऊपर हमने पढ़ा कि CIRP होने वाला है वो अलग बात हो गई, अब हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं डीमिंग प्रोविजन की प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के टाइम हमें कुछ सेक्शंस लगाने हैं, उसके लिए जो वहां पे कुछ वर्ड्स लिखे गए ना उसको चेंज करना पड़ेगा, वो चेंजेस बताए जा रही है बस, ठीक है? तो सस्पेंडेड बोर्ड की जगह यहां पे लिखा जाएगा मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ पार्टनर एज द अनलेस एन ऑर्डर हैज बीन पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये ऑर्डर कौन सा है, जिसके अंदर से उनकी मैनेजमेंट छीन ली गई है, नहीं छीनी तो यहाँ पे वही लोग रहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स, जबकि वहां पे तो सस्पेंडेड रहते हैं। नेक्स्ट, reference to clause number J subsection 225 shall be construed as reference to clause number H subsection 2 of section number 54F। ये कुछ ड्यूटीज के रिस्पेक्ट में है विद रिस्पेक्ट टू द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो एज इट इज लगाना है यहाँ पे। रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 16 अंडर 27 शैल बी कंस्टिट्यूट टू सेक्शन नंबर 54E, जो सेक्शन 16 में IRP के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं फॉर रिप्लेसमेंट वगैरह, तो वो यहाँ पे 54E लग जाएगा। ये बेसिकली वहां का जो प्रोविजन था, वहां का सेक्शन सिमिलर प्रोविजन इन दिस चैप्टर वो इक्वेट कर दिया है। रेफरेंस टू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इन सेक्शन नंबर 28 शैल बी कंस्टिट्यूट एज कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि यहां पे सारे काम क्या करने वाला है,
कॉर्पोरेट डेटर, राइट। 28 में हम बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन अप्रूवल्स फॉर सीओसी, ओके। अब रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 31 शैल बी रेफर्ड एज 54L, तो सेक्शन 31 में अप्रूवल मिलता है, सिमिलरली यहां पे अप्रूवल 54L में मिलता है। रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 14 ऑफ ये सेक्शन नंबर 74 शैल बी कंस्टिट्यूट एट क्लॉज ए सबसेक्शन 1 ऑफ 54, ये दोनों ही मोरेटोरियम वाले हैं, ठीक है, ये दोनों ही मोरेटोरियम वाले हैं। तो अगेन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। रेफरेंस टू 31 अगेन 54L, दोनों में अप्रूवल मिलता है। तो बस जो सिमिलर प्रोविजन है उनके सेक्शंस अलग अलग है, तो वही बस रेफर करवा रहे हैं हम। विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एंड अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज वेयर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2, 3, 6, 7 आर अप्लाइड टू द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस चैप्टर, अगेन कुछ प्रेफरेंसेस बताए, कुछ रेफरेंसेस बताए जो कि हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट की जगह हम क्या पढ़ेंगे, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या आईआरपी की जगह हम क्या पढ़ेंगे, एज द केस में भी उसको कंस्टिट्यूट किया जाएगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्योंकि यहां पे कहीं आईआरपी का रेफरेंस नहीं है, वहां पे आईआरपी आता है फिर सीओसी अप्रूव करती है, यहां पे नॉर्मल आरपी है। सीआईआरपी की जगह क्या बोलेंगे, प्री पैकेज्ड आईआरपी। और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड की जगह यहां पे क्या बोलेंगे, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड। तो ये दोनों बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, मतलब 54P के ये दोनों सबसेक्शन थे। तो 54P जस्ट टॉक्स अबाउट सिंपल थिंग कि भैया कुछ हमें जो सेक्शंस वहां के लगाने हैं जो ऊपर दिए हुए, आप इसकी लिस्ट लर्न कर सकते हो बस एक बार, 24, 25A, 26, 27, 28, 29A, 32A, 43 to 51। इन सेक्शंस के लिए जो वहां पे कुछ चीजें लिखी गई थी वो यहां पे थोड़ी सी चेंज होकर लगानी पड़ेंगी, तो वो चेंजेस बताए गए हैं, राइट, क्योंकि मेजर प्रोविजंस तो सेम ही है हमारे सीआईआरपी के रिस्पेक्ट में। तो हमारा एक लास्ट पार्ट रहता है जो है बिल्कुल 2 मिनट का, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे विथ रिस्पेक्ट टू द प्री पैकेज्ड आईआरपी। ये जो हमारा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है प्री पैकेज, ये खत्म कैसे होएगा, मतलब कहीं पे हमने लिक्विडेशन पढ़ रहे हैं, कहीं पे टर्मिनेशन पढ़ रहे हैं, ये कैसे क्लोज होने वाला है, ये खत्म कैसे होएगा। तो देखो ध्यान से जरा, जब सीओसी प्लान अप्रूव कर देती है और वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास चला जाता है और उसको अप्रूवल मिल जाता है 54L सबसेक्शन 1 में, तो हमारा प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस खत्म हो गया है, अब रिजोल्यूशन प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे। या फिर जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टर्मिनेशन ऑर्डर पास कर देती है, टर्मिनेशन ऑर्डर कब कब पास कर सकती है, व्हेन सीओसी वांट्स इट। 54N सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा कि सीओसी कह रही है 66% से कि भैया हमें तो ये टर्मिनेट करवाना है, ठीक है। जब रिजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं हुआ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को विद इन 90 डेज, ये कहां पढ़ा हमने 54D सबसेक्शन 3 के रेफरेंस में, और ये एक्चुअल में टर्मिनेशन की बात कहां आई 54N सबसेक्शन 1 में, कि जहां पे हमने 90 डेज की टाइम लिमिट पढ़ी थी, अगर उसके अंदर प्लान नहीं जाता तो इमीडिएटली ऑन एक्सपायरी ऑफ 1 डे, मतलब 91st डे पे हमने पढ़ा था ना कि टर्मिनेशन के लिए एप्लीकेशन जाती है। या फिर जो रिजोल्यूशन प्लान इट वन द कॉम्पिटिशन बिटवीन द बेस रिजोल्यूशन प्लान एंड द सिलेक्टेड रिजोल्यूशन प्लान, इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द सीओसी, जो हमने 54 के सबसेक्शन 12 के प्रोविजो में पढ़ा था कि इसमें 2 बार दिक्कत आई, जो बेस रिजोल्यूशन प्लान भी अप्रूव नहीं हुआ, जो रिजोल्यूशन प्लान था वो भी कॉम्पिटिशन करने के बाद जो फाइनली सिलेक्ट किया वो भी अप्रूव नहीं हुआ। तो ये 54N सबसेक्शन 1 ने बोला था कि इस केस में भी टर्मिनेशन हो जाएगा। या फिर जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिजेक्ट कर देती है प्लान विच इज अप्रूव्ड बाय सीओसी, जो कि 54L सबसेक्शन 3 में, क्यों रिजेक्ट करती है, क्योंकि वो 30 सबसेक्शन 2 या फिर कोई और रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता है। सो बेसिकली इसके अंदर हमारे 4 चीजें आ गई, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जरा 4 आपको ढंग से पता होनी चाहिए, इसको आप दोबारा जरा प्लीज डू रिवाइज दिस। या फिर अब तीसरा मेन सर्कमस्टांस, सीआईआरपी चाहती है सीओसी कहती है 66% वोट के साथ अंडर सेक्शन नंबर 54O वो कहती है कि हमें तो सीआईआरपी चाहिए, इसको बंद करवाओ, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर जहां पे लिक्विडेशन ऑर्डर आता है बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, 54L सबसेक्शन 4 में हमने पढ़ा कि जहां 54J2 क्या था, 54J2 जब अफेयर्स ऑफ मैनेजमेंट इज वेस्टेड, द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज वेस्टेड इन द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड प्लान तो अप्रूव हुआ था लेकिन इट डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल, तो नए लोग चाहिए थे हमें जो कि प्रमोटर ना हो, जो कि कंट्रोल में ना हो, जो कि मैनेजमेंट में ना हो। तो हमने पढ़ा था वहां पे लिक्विडेशन ऑर्डर आ जाता है, तो वहां पे भी ये प्री पैकेज खत्म हो जाएगा और लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा। या फिर 54N सबसेक्शन 4 जहां पे हमने पढ़ा नॉट विथ स्टैंडिंग एंटायर 54N, जहां पे टर्मिनेशन हो जाता है 54N सबसेक्शन 1 का एंड 54J2 लग रहा हो, तो वहां पे भी हम बोलते हैं लिक्विडेशन लग रहा हो, वहां पे लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो
ये मैंने एक्स्ट्रा ही दिया था। क्यों एक्सक्लूड कर सकते हैं इन अ वे, क्योंकि टर्मिनेशन तो ऊपर ऑलरेडी हमने बोल ही दिया यहाँ पे 54N सबसेक्शन 1 में, तो लिख भी सकते हो कि एक लिक्विडेशन के रेफरेंस में। तो इन ऑन अ ग्रॉस लेवल 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 और 4। इन 4 मोटे मोटे पॉइंट्स के अंदर आपका प्री पैकेज IRP खत्म होता है, ठीक है, क्लोजर मिलता है उसको। या तो टर्मिनेट हो गया, या तो लिक्विडेशन आ गया, या तो अप्रूव हो गया, या तो फिर ये 4 ऑर्डर, ठीक है, ओके, या तो फिर CIRP। अच्छा, चारों थे ना, CIRP, राइट। तो आई थिंक अब टॉपिक में एक आपको रेफरेंस मिल गया है। एंड बिलीव मी, जस्ट अ मिनट, मैं उस पर आ जाता हूं। बिलीव मी, आई नो कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर दोबारा देखना पड़ेगा। डू वॉच इट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल टॉपिक्स ऑफ अवर, आई कैन से ऑफ अवर इकोनॉमिक लॉज। ये अच्छा टॉपिक है, काफी बढ़िया टॉपिक है, बट लिंकिंग के ऊपर है। पहली बार में लगेगा, दूसरी तीसरी बार में आसान हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यू हैव 2 व्यूज, आप पूरा लेक्चर 2 बार देखो। एंड आई विल ट्राई कि मैं इसको अपने यूट्यूब के चैनल पे भी एक दोबारा सा एक लेक्चर बना के कुछ अलग फॉर्म में डालने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको उसमें से भी समझ आ जाए। क्योंकि और कोई लेक्चर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस लेक्चर में अगर लगती है तो यू कैन व्यू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई डाउट आता है, without any hesitation just contact me, right? So till then from my side अब हमारा IBC खत्म है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर फेमा, ठीक है। और फेमा के बाद बस एक सेक्शंस के अपना रिवीजन रख लेंगे, पेनल्टीज को एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसमें क्या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा पौना घंटा, वो तो आपके लिए एक्स्ट्रा ही है, राइट? तो वो एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। सो टिल देन, टिल वी मीट इन अवर फेमा लेक्चर, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय।